एग्जाम हॉल का ही ये गेम है पूरा। घर पे तो आप अच्छे से मॉक दे लोगे, वहाँ हाथ काँपता है आपका, खासकर ये वाला ऐसा-ऐसा होता है। मेंस के लिए मैंने क्या किया कि हम लोग को 5-6 घंटे वहाँ मास्क पहन के बैठना है, तो मैंने घर पे ही मास्क पहन के मॉक दिया है, हैबिट के लिए। ये एग्ज़ाम कॉन्फिडेंस का ही है, मुझे ऐसा लगता है। आप सभी का रमोवी टॉपर शो में हार्दिक स्वागत है। आज के इस स्पेशल एपिसोड में मेरे साथ हैं ओरई से निखिल सरोज। एसएससी सीजीएल 2019 में इनकी ऑल इंडिया रैंक है 30 और इन्होंने इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की पोस्ट ऑप्ट करी है। निखिल सिर्फ एसएससी सीजीएल के टॉपर नहीं है, साथ ही साथ ये समाज सेवा का भी काम करते हैं। एक एनजीओ के साथ जुड़कर ये बच्चों को पढ़ाते भी हैं और पूरी तैयारी के दौरान ये अपनी तैयारी भी कर रहे थे और साथ ही साथ उन बच्चों को पढ़ा भी रहे थे। उन बच्चों को सिर्फ ये विषय नहीं पढ़ाते हैं कि मैथ्स पढ़ा दिया, साइंस पढ़ा दिया, उन्हें ज़िंदगी पढ़ा रहे हैं कि फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं, चाइल्ड अब्यूज़ क्या होता है, चाइल्ड मैरिज क्या होती है। तो हर पहलू में बच्चों को ट्रेन करके एक समाज में एक बदलाव की कोशिश कर रहे हैं। तो इनका बड़ा मन है समाज सेवा करने का भी और साथ ही साथ सरकारी नौकरी में रहकर वहाँ से जो ये कहीं न कहीं मेरे ख्याल से एक इम्पैक्टफुल इनकी पोजीशन अगर होगी, तो उसको भी यूज़ करके उस चीज़ को अपने मिशन को आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो इनकी कहानी मुझे बहुत साधारण कहानी नहीं लग रही है, असाधारण है क्योंकि तैयारी के दौरान जब लोग अपना समय बचाने की कोशिश करते हैं, वहाँ ये समय निकाल कर समाज को भी देने की कोशिश कर रहे हैं। तो अपने आप में ये बहुत ही काबिले तारीफ़ काम है। कैसे इन्होंने इन दोनों चीज़ों को मैनेज किया और तैयारी किस तरह से करी, इस जर्नी में हम इनकी पूरी लाइफ स्टोरी को जानने की कोशिश करेंगे। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का जो फ़ेज़ है वो कैसे इन्होंने तैयार किया, क्या बुक्स यूज़ करी, स्ट्रैटेजी क्या रही, सब कुछ। साथ ही साथ जो एक लाइफ़ का इनके बहुत इम्पोर्टेंट एंगल है ये समाज सेवा का, इसको भी टटोलेंगे। हर तरह का सवाल पूछेंगे। इस पूरे इंटरव्यू को ज़रूर देखिएगा। आपको एग्ज़ाम के बारे में और ज़िंदगी के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए निखिल से मुलाकात करते हैं। लोगों को बुलाया गया है नामकरण। हाँ, जैसे बच्चे का नामकरण होता है, रिश्तेदार आते हैं, आप लोग को बुलाया गया। हाँ, नया नाम है। एक्चुअली नहीं हुआ था 8 साल पहले, 2014 में 8 साल से हम लगातार इसी में चल रहे हैं। 3 साल हमें लिखे में लगे हैं और हमने किसी को नहीं बताया कभी, क्योंकि तो सबने पूरे होने के बाद ही बताया। ठीक, इसलिए हमने आपने किसी को नहीं बताया, घर पे भी नहीं बताया था हमें। ठीक, अब जिंदगी भर में यही नाम है और विषय भी है। निखिल आपका बहुत-बहुत स्वागत है। थैंक यू सर फॉर हैविंग मी। निखिल पहला सवाल सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि एसएससी सीजीएल 2019 में ये आपका कौन-सा प्रयास था एसएससी का? पहला था? पहला अटेम्प्ट था सर। फर्स्ट अटेम्प्ट में आपने एग्ज़ाम निकाला है। कितने मार्क्स आपके थे टियर 1, टियर 2, टियर 3 में? टियर 1 में एक्चुअली सर रॉ मार्क्स थे 173, नॉर्मलाइज्ड हो गए थे 188। टियर 2 में मैथ्स में थे 188 रॉ, वो हो गए थे 240। इंग्लिश में थे 190, वो हो गए थे नॉर्मलाइज्ड 195 और 68 नंबर थे टियर 3 में। और टियर 2 में आपका एग्ज़ाम किस दिन था? 15 नवंबर, फर्स्ट 15 नवंबर पहले शिफ्ट हाँ, में। फर्स्ट ठीक शिफ्ट। है, ठीक है। टोटल कितना स्कोर बना आपका नॉर्मलाइज़ और रॉ बता सकते हैं? नॉर्मलाइज्ड 692.69 है। आउट ऑफ 700 Out of नॉर्मलाइज़ 700, इस तरह। हाँ। और आपका पहला प्रेफ़रेंस ज़ाहिर-सी बात इनकम टैक्स इंस्पेक्टर रहा इंस्पेक्टर ही होगा। था। क्यों आपने आईटीआई चूज़ किया? एक्चुअली सर मैंने काफ़ी पोस्ट देखी, जैसे ITI, GST, ED। एक्चुअली ASO की जॉब है वो डेस्क जॉब है और मैं ऐसा पर्सन हूँ, मुझे फील्ड जॉब पसंद है। मतलब मैं एक डेस्क बैठ के काम नहीं कर सकता, तो मैंने फिर 3 जॉब देखी, ITI, GST और ED। ED में ये दिक्कत है कि पोस्टिंग ऑल इंडिया है, तो मैंने कहा वो छोड़ते हैं फिर,
कैडर रहना चाहिए, तो फिर ITI जस्ट मैंने ITI ले लिया, फिर ऐसा है। तो ITI में आप कहाँ पोस्टिंग चाह रहे हैं वैसे? मैं से चाह रहा हूँ दिल्ली सर, क्योंकि दिल्ली से मैंने ग्रेजुएशन किया है अपना, दिल्ली यूनिवर्सिटी से, तो मैं चाह रहा हूँ यही रहता हूँ। तो थोड़ा सा ग्रेजुएशन बताइए, किस स्ट्रीम में आपका ग्रेजुएशन रहा है? मैंने रामजस कॉलेज से फिजिक्स ऑनर्स में ग्रेजुएशन किया। कब आपका ग्रेजुएशन पूरा हुआ? 19 में हुआ, 2019 में हुआ। आपका पूरा हुआ, तब फिर आपने SSC की तैयारी शुरू यस की। सर। 10th और 12th और आपका जो बेसिक एजुकेशन रहा है वो कहाँ से हुआ है? एक्चुअली हम लोग, आपने बताया उरई जो कानपुर के पास है, वहाँ से मैंने 10th और 12th दोनों किया है रामश्री पब्लिक स्कूल से, और मेरा इंग्लिश मीडियम था, CBSE बोर्ड। CBSE बोर्ड से। 10th में कितने परसेंटेज मार्क्स थे आपके? 10th में सर 95, 10th GPA था, मतलब 95%। और 12th में? 12th में 91%। मतलब आप शुरू से अच्छे स्कोरर रहे हैं। हाँ सर, मैं टॉपर रहा हूँ एक्चुअली, मैं कह सकता हूँ। मेरे 99 मार्क्स थे केमिस्ट्री में। Oh my God। ठीक है, ठीक है। तो ये लोग इंजीनियरिंग करते हैं, IT में जाते हैं, आप कहाँ इधर ग्रेजुएशन में नॉर्मली आप BSc किया आपने? हाँ, तो BSc BSc ऑनर्स आपने करनी होती है। एक्चुअली सर मैं मानता हूँ मैं पहला पर्सन हूँ जिसने IIT मेंस निकाल के एडवांस दिया ही नहीं। अच्छा। मतलब मैंने फॉर्म ही नहीं फिल किया था, क्योंकि मेरा ये प्लान था कि बस मेंस देते हैं ऐसे ही तो नॉर्मल। क्या ये मतलब आपने IIT की बेइज्जती करने के लिए किया या फिर? नहीं, एक्चुअली सर मेरा इंटरेस्ट नहीं था कभी। मेन होता है सर, एक्चुअली अपना इंटरेस्ट पहचानना ही बड़ी बात होती है, मुझे ऐसा लगता है। मैंने हमेशा प्लानिंग से काम किया है। मैं ये श्योर था कि मुझे बीटेक नहीं करना है। आपको श्योर होना पड़ेगा कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो मैंने कहा बीटेक नहीं करना है तो फिर कहाँ जाना है, तो मैंने कहा दिल्ली यूनिवर्सिटी जाते हैं। एक्चुअली मैं मानता हूँ कि अगर आपको पर्सनली डेवलप करनी है अपनी, तो आप DU जाइए, क्योंकि वहाँ पर आपको पढ़ाई के अलावा और सारी चीज़ें ही मिलेंगी। आप एज अ पर्सन ग्रो करते हो, मुझे ऐसा लगता है। मैं किसी और की IIT की बेइज्जती नहीं कर रहा, लेकिन मुझे DU बहुत अच्छा लगा। मुझे एज अ पर्सन उसने ग्रो किया है। मैं बहुत इंट्रोवर्ट था पहले, आज मैं बोल पाता हूँ DU की वजह से। बट DU का माहौल थोड़ा बोलते हैं तड़क भड़क वाला भी माहौल है, लोग बिगड़ भी जाते हैं यहाँ पर, उसके बारे में क्या कहोगे? एक्चुअली सर बिगड़ना हो तो सर आप गांव में या शहर में कहीं भी बिगड़ सकते हो, ऐसा है, मुझे ऐसा लगता है। वो पर्सन के ऊपर रहता है। और ये DU का कट ऑफ का क्या चक्कर है? क्योंकि मैं आज तक समझ नहीं पाया। अभी तो खैर शायद कोई कॉमन एंट्रेंस आ रहा है। यस सर, इस साल से एंट्रेंस होगा। यस सर। बट पहले कट ऑफ का क्या था कि जैसे जो बाहर के बच्चे हैं DU के, दिल्ली से बाहर के बच्चे हैं, वो भी अप्लाई कर सकते हैं? यस सर। और कट ऑफ के हिसाब से? हाँ हो जाता है, हो जाता है। ठीक है। हाँ। तो BSc में आपके कितने परसेंटेज मार्क्स थे? सर CGPA था 8.8 था सर। वहाँ भी टॉपर रहा हूँ। टॉपर रहे हो, तो लगातार आपकी आदत है कि टॉप करना ही करना है। ठीक है। कैसा रिएक्शन रहा फैमिली का जब आपका सिलेक्शन हुआ, और परिवार में कौन कौन से लोग हैं, थोड़ा बताइए। एक्चुअली सर मेरे पापा एडवोकेट हैं। अच्छा। और मम्मी हाउसवाइफ हैं, और 2 मेरी बहनें, एक की शादी हो गई, एक अभी तैयारी कर रही है टेट वगैरह की। और सर एक्चुअली Tier 3 का रिजल्ट आया तो मार्क्स का तो आइडिया लग गया था कि इतना ये मिलने वाला है। तो उस टाइम ही रोने लगे थे मेरे पेरेंट्स। ऐसा था कि Tier 3 रिजल्ट आया तो उन्हें लगा कि जॉब तो पक्की हो गई। मैंने बोला जॉब पक्की है, तो उस टाइम रोने लगे थे वो। और रिजल्ट 8 अप्रैल को आया, तो उन्हें पता था 8 को आने वाला है। तो मैं लाइब्रेरी में था एक्चुअली में। ठीक है, इस टाइम में UPSC तैयारी कर रहा हूँ ना, तो लाइब्रेरी में पढ़ता हूँ मैं। तो फिर मैं भाग के घर गया एकदम कि मैं जाता हूँ, बताता हूँ। तो दोनों लोग रो रहे थे बहुत ज़्यादा। अच्छा रिएक्शन था बहुत, ये तो है। उन्हें बहुत खुशी हुई, पापा तो बहुत ज़्यादा खुश थे, मम्मी भी थी बहुत ज़्यादा। मैं RWT के सारे व्यूअर्स को बताना चाहता हूँ कि अभी टॉपर्स मीट में निखिल का एक पूरा वीडियो देखा है, जिसमें इनका जो रिजल्ट डे है उसका उन्होंने एक शूट कराया छोटा सा, और जो ये NGO में पढ़ाते हैं उसका भी कुछ वीडियो है। तो वो हम लोग इस इंटरव्यू में इंक्लूड करेंगे। इनसे हमने वो क्लिप मांगी है, तो आप ज़रूर देखें इनकी लाइफ के बारे में, आपको बहुत मज़ा आएगा और इंस्पिरेशन भी आपको मिलेगी। लेकिन अभी पहले मैं स्ट्रैटेजी में घुसूँ अंदर। मुझे इंटरेस्ट है जो आपका एक सोशल रिफॉर्मर वाला जो एक मोड है। ठीक है, आप UPSC की तैयारी कर रहे हो, आपने SSC में इतनी अच्छी रैंक निकाली, वो जर्नी कैसे स्टार्ट हुई और कैसे आपने मैनेज किया साथ साथ में, इसके बारे में बताएं। एक्चुअली सर पहले मैं 2016 में DO गया था। तो मेरा 1 साल था, मुझे फिगर आउट करना है कि मुझे करना है क्या है आगे। एक्चुअली होता क्या है, मोस्टली लोग को पता ही नहीं उन्हें क्या करना है। काफ़ी लोग क्या करते हैं, कुछ नहीं पता है तो बीटेक कर लो, ऐसा है। मेरा ऐसा नहीं था, मेरा था कि फिगर आउट करते हैं क्या क्या। तो DU में ट्रेंड है हम लोगों क्या कि आपको कल्चर मिलेगा, चाहे UPSC वाले हों, चाहे बैंक वाले हों, CGL वाले हों, जो निकाल चुके हैं। आपको इन्फो के कोई इशू नहीं होगा, कोई भी एग्ज़ाम हो। तो फिर मैंने काफ़ी लोगों सीनियर से बात करी, UPSC का मैंने बहुत कुछ जाना, डिटेल्स वगैरह। फिर मैंने ये गौर किया कि ये एग्ज़ाम अनसर्टेन है, बहुत ज़्यादा रिस्क, बहुत ज़्यादा है। अगर आप बिना बैकअप के दोगे तो बहुत इशू हो सकता है आपके साथ। तो मैंने कहा एक अच्छा बैकअप बनाते हैं। तो मैंने कहा CGL फिर करते हैं। मेरे एक सीनियर थे, तैयारी कर रहे थे, उन्होंने बताया मैं CGL के बारे में फर्स्ट ईयर के एंड में। तो मैंने कहा अब CGL ही करना है, उसके बाद UPSC। और लोग मानेंगे नहीं, मैंने CGL के अलावा आज तक कोई फॉर्म नहीं भरा है। किसी भी गवर्नमेंट जॉब का मैंने फॉर्म ही नहीं भरा, क्योंकि मेरा प्लान स्ट्रिक्ट था कि इसके बाद UPSC करना है। ये नहीं मैं बैंक दूँ या कोई और दूँ, मैं कहीं नहीं गया, ऐसा है।
तो फर्स्ट ईयर के एंड में मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे यही करना है CGL। तो मैं बुक्स ले आया फर्स्ट ईयर के एंड में, मैथ्स की और इंग्लिश की। ये फर्स्ट ईयर यानी 2016 17 एंड हो गया फर्स्ट ईयर मेरा, छुट्टियाँ हो गई हम लोग सेमेस्टर ब्रेक। तो मैंने कहा घर पे जा रहे हैं, 2 महीने छुट्टी है, आराम से पढ़ लेंगे मैथ इंग्लिश। तो मैंने GTB नगर जाके बुक्स ले ली, मैथ्स की किरण और इंग्लिश की नीतू मैम की बुक आती है कि बेसिक बना लेंगे अपना। मैं रीजनिंग GS तो मैंने बहुत बाद में पढ़ी, मेन मुझे पता है सबसे ज़्यादा मैथ इंग्लिश आनी है, तो उसका बेस बना लो। तो सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में जब भी एग्ज़ाम ना हो, सेमेस्टर ब्रेक हो, जब भी टाइम मिले तो मैं उनको पढ़ता रहता था। तो ग्रेजुएशन के टाइम पे मैंने 2-3 बार किरण लगा ली थी पूरी, मैथ्स की और इंग्लिश की भी लगा ली थी। फिर वो हो गई तो मैंने MB की बुक खरीदी पब्लिकेशन की। तो धीरे धीरे ये बेस बनता गया मेरा, मतलब फुल फ्लैज तैयारी नहीं थी लेकिन बेस बना रहा था मैं। और आप कोई कोचिंग नहीं कर रहे थे? नहीं, मैं कोचिंग नहीं कर रहा, पूरी सेल्फ स्टडी और यूट्यूब वगैरह से कोई वीडियो देख ली वैसा वगैरह, मतलब खुद से तैयारी करी। हाँ, और ये बहुत बढ़िया बता रहे हैं निखिल। देखिए जो भी बच्चे कॉलेज में हैं, BA फर्स्ट ईयर या फिर ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर हैं, उनके पास टाइम होता है। हाँ, अगर वो सही से प्लान करके चीज़ों को करना चाहें, धीरे धीरे करके बिल्कुल बिल्ड कर सकते हैं। तो कब आपको अपनी तैयारी में कॉन्फिडेंस आ गया कि मेरी तैयारी बहुत बढ़िया हो गई? कॉन्फिडेंस सर एक्चुअली मैं 2019 में पास आउट हुआ मैं, तो मेरा मैथ इंग्लिश का बेस बन चुका था। तो अब फिर मैंने एक्चुअली ये जाना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा रहा था मैं, तो जो लोग कहते हैं कि कोचिंग करें या ना करें, मेरे अकॉर्डिंग ये रहता, अगर आपको कोचिंग करनी है, डिसाइड करना है आपको, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओ। अगर उनमें से आप कुछ भी कर पा रहे हो थोड़े बहुत, तो कोचिंग मत करो। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप कोचिंग कर लो। मुझे आ रहा था तो मैंने डिसाइड किया कोचिंग नहीं करनी है। अब कोचिंग नहीं करनी है तो मैंने सोचा दिल्ली में रहने का कोई मतलब नहीं बनता है, तो मैं दिल्ली से उरई चला गया। ग्रेजुएशन के जस्ट बाद आप उरई चले गए, जबकि मोस्टली लोग दिल्ली आते हैं तैयारी के लिए। मैंने उल्टा किया, मैंने कहा चलो वहाँ चलते हैं। और कई लोग निखिल इसलिए भी नहीं जाते हैं क्योंकि उनको लगता है कि एक फ्रीडम मिल जाती है, अब घर से बाहर हाँ, जो मर्जी आया करो। हाँ, मेरे ही फ्रेंड्स नहीं गए, जो मेरे कॉलेज के बहुत सारे फ्रेंड्स थे, वो बोलते थे कि तुम क्यों चलेगा, ये वो, हम तो दिल्ली मजे कर रहे हैं। मैंने कहा करो ठीक है, मैंने 3 साल मजे कर चुका था, मैं मुझे और नहीं करना, सीरियस होने का टाइम आ गया, तो मैं चला गया और वहीं से पढ़ाई करी मैंने। तब फिर मैंने तैयारी शुरू करी, GS रीजनिंग पढ़ना भी स्टार्ट किया जून 2019 से, और तब से धीरे धीरे एक्चुअली होता है कि कॉन्फिडेंस एक ग्राफ की तरह है, वो ऐसे इंक्रीज होगा धीरे धीरे आपका, जितना आप पढ़ोगे उतना ही आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो 3-4 महीने के अंदर मेरा कॉन्फिडेंस बहुत आ गया था कि मॉक दे रहा था मैं कि मैं एग्ज़ाम निकाल सकता हूँ। तो फिर धीरे धीरे होता गया ये सब। ये आपका जो दूसरा जर्नी है, अगेन जो NGO के साथ आपका कनेक्शन है और सोशल रिफॉर्म वाला, उसके बारे में बताइए, कब स्टार्ट हुआ है? एक्चुअली सर वो मेरे अंदर हमेशा से था कि मुझे, लोग तैयारी करते हैं सिविल सर्विस एग्ज़ाम की, मैंने कहा एग्ज़ाम तो बाद में देंगे, पहले सिविल सर्विस कर लेते हैं, ठीक है। तो मैंने कहा, अब सोचा मैंने क्या करें। तो थर्ड ईयर में मैंने बहुत सोचा कि क्या कर सकते हैं हम जो चेंज कर दे किसी को, थोड़ा भी कर दे। तो फिर दिमाग में आया कि पढ़ाते हैं, क्योंकि मैं ऐसे एक्चुअली पिछले 8 साल से पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि 10th क्लास से ग्रुप स्टडी में मैंने ही पढ़ाया अपने दोस्तों को हमेशा। मतलब ग्रुप स्टडी हम लोग पढ़ेंगे, चाहे 10th हो 11th 12th हो, मैंने हमेशा पढ़ाया उन लोगों को। तो टीचर की हैबिट मेरी पहले से थी। और फिर मैंने कहा कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ क्या पढ़ाना, कुछ ऐसा पढ़ाओ जो चेंज करे लोगों को। तो फिर मैंने कहा कि चलो घर चलते हैं और फिर कुछ करते हैं, पढ़ाते हैं बच्चों को। फिर एक मेरे फ्रेंड की मैं घर गया था, उसने बताया कि मेरे घर के पास एक NGO है, तो मैंने कहा चलो मैं पढ़ाता हूँ। मैंने बात किया तो जुलाई 2019 से मैंने पढ़ाना शुरू किया था और मैं आज तक पढ़ा रहा हूँ, डेली 2 घंटे पढ़ाता हूँ। और सिर्फ एक्चुअली हम लोग साइंस, मैथ्स, इंग्लिश ये सब पढ़ाते हैं, ये तो एकेडमिक्स है। इसके अलावा वो चीज़ जो सोशली अवेयर करे बच्चों को, चाहे वो पॉलिटी हो या हिस्ट्री हो या राइट्स, फंडामेंटल राइट्स, क्योंकि राइट्स पता होना ज़रूरी है ना, लोगों को पता ही नहीं होते अपने राइट्स। और चाइल्ड मैरिज, चाइल्ड लेबर या सेक्सुअल एब्यूज़, डिप्रेशन, एंजाइटी पता हो बच्चों को उसके बारे में, इससे वो अपने पेरेंट्स को बता पाएँ। एक्चुअली एक बार तो ऐसा हो चुका है, मैं पढ़ा रहा था फेमिनिज्म के बारे में बच्चों को, पैट्रियार्की के ऊपर। तो मैंने कहा बच्चों से कि बेटा मैंने बता दिया, अब आप लिख कर लाना और अपने घर वालों से डिस्कस करना वो इशू। तो आप जानते हो सोसाइटी कैसी है, तो वो बोल रहे थे तुम्हारे टीचर पागल हैं। हाँ, तो मुझे लोग पागल बोलते हैं, मेरे घर वाले ही बोलते, वैसे मेरे भी जैसे हैं, लेकिन मुझे फ़र्क नहीं पड़ता एक्चुअली, मुझे मेरे काम से मतलब है, मुझे वो काम करना है। तो बच्चे मेरी रिस्पेक्ट करते हैं, वो जानते हैं कि ये सर क्या कर रहे हैं। तो ये बच्चे कौन से बच्चे हैं जो ऑलरेडी स्कूल में इनरोल्ड हैं पहले से, उनको आप अलग से एक्स्ट्रा पढ़ा रहे हो, या फिर वो बच्चे ऐसे हैं जो इनरोल्ड नहीं है? एक्चुअली सर मोस्टली ये बच्चे गवर्नमेंट स्कूल के हैं। अच्छा। जिनके पास रिसोर्स बिल्कुल नहीं है, मतलब बिल्कुल नहीं है, ज़ीरो है, ऐसा है। अगर हम NGO आज बंद कर दें तो लड़कियां जो पढ़ रही हैं उनकी शादी करा दी जाएगी और पढ़ाई बंद कर दी जाएगी, ये डेफिनेटली होगा। तो
ये वही बच्चे हैं जिनके पास कोई रिसोर्स नहीं है, तो इसलिए हम लोग सब कुछ करते हैं उनके लिए, चाहे बुक्स का हो, चाहे नोटबुक्स का हो, या कुछ भी उन्हें दिक्कत हो। मान लो पेरेंट्स मना कर रहे हैं, मान लो कोई गर्ल है उसके पेरेंट्स मना कर रहे हैं पढ़ने से, तो हम लोग घर पे जाके उसके पेरेंट्स को कन्विंस करते हैं कि आप पढ़ाने भेजिए अपने बच्चे को। कैसा रिस्पॉन्स रहता है उन लोगों का? कभी कभी तो बहुत गंदा रहता काम है मेरे ख्याल से। कभी कभी तो ये बहुत चैलेंजिंग है, क्योंकि फ्रस्ट्रेशन होता है, ये बात सही है, लेकिन अगर आपको चेंज लाना है तो फ्रस्ट्रेशन आपको झेलनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। और हम लोग की टीम है एक्चुअली काफ़ी बड़ी, तो सब लोग मेहनत करते हैं। क्या नाम है एनजीओ का? एक्चुअली एनजीओ का नाम है सुनीता सुमन एवं शिक्षा संस्थान। इसका इंस्टा पेज भी है और फेसबुक पेज भी, लोग फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं अपनी टीम से रिक्वेस्ट करता हूँ कि एक बार डिस्क्रिप्शन में ये लिंक ज़रूर डिस्प्ले करें इनके एनजीओ का, और आप उसको ज़रूर फॉलो करें। तो ये एनजीओ किस क्लास के बच्चों को पढ़ाती है? एक्चुअली सर 1st से लेकर 10th तक सब बच्चों को पढ़ाते हैं हम लोग। अलग अलग बैचेस में डिवाइड किए हुए हैं। मैं 8, 9, 10 को पढ़ाता हूँ, बड़े बच्चों को मैं पढ़ाता हूँ, बाकी छोटे बच्चों को मैम सर वगैरह और वो पढ़ाते हैं, वॉलंटियर्स। तो ये जब आप पढ़ा रहे थे, आपकी तैयारी भी चल रही थी साथ में, और आप वहाँ पढ़ा भी रहे हो। तैयारी के दौरान बच्चों को लगता है हर एक चीज़ टाइम वेस्ट है, उनको लगता है माँ बाप सब्जी लाने भेज दें तो टाइम वेस्ट है। आपके दिमाग में कभी नहीं है कि 2-3 घंटे में अपनी लाइफ का निकाल के किसी चीज़ को दे रहा हूँ, वो डिस्ट्रैक्शन महसूस नहीं हुआ आपको? जब मैंने ज्वाइन किया तो पेरेंट्स मेरे बोलते थे कि क्या कर रहे हो, फ्री में क्यों पढ़ा रहे, या खुद से पढ़ लो, क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो। तो लेकिन स्टार्टिंग में उन्होंने बोला, क्योंकि वो भी जानते हैं कि सुनेगा नहीं, ऐसा है मेरा एटीट्यूड, ऐसा है अगर मैं कुछ काम अच्छा कर रहा हूँ मैं किसी की नहीं सुनूंगा। तो फिर धीरे धीरे ये हुआ कि मैंने, लोग सोचते हैं कि 2 घंटे जा रहा है, 2 घंटे में कहता हूँ आपका माइंड रिफ्रेश हो रहा है। मैं ये कहता हूँ एसएससी की जर्नी बहुत लंबी होती है, सब लोग जानते हैं वो, और फ्रस्ट्रेटिंग भी होती है। मॉक में नंबर नहीं आ रहा, या वोकैब याद नहीं हो रही, या सिलेक्शन नहीं हो रहा। मुझे कभी स्ट्रेस नहीं हुआ इस जर्नी में, बहुत इंजॉयिंग रही मेरी जर्नी। और वो सब लोग देखते हैं कि मतलब 2 घंटे आपके एक हॉबी में जा रहे हैं जो आप इंजॉय करते हो, तो आपको 8 घंटे पढ़ने की मोटिवेशन नहीं मिलती है उससे। मेरे साथ में हमेशा यही रहा है कि मैं 2 घंटे उनको पढ़ा रहा तो 8 घंटे खुद पढ़ पा रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है अगर मैं उन्हें नहीं पढ़ाता तो मैं यहाँ नहीं होता आज। निखिल, एक क्वेश्चन मेरा और है, लेकिन जैसे कई बार क्या होता है ना कि सोसाइटी के जो प्रॉब्लम्स हैं जब हम उनको देखना शुरू करते हैं तो हमें भी इमोशनली डिस्टर्ब करता है। बिल्कुल। आप बच्चों को पढ़ा रहे हो, आपके दिमाग में एक इमोशनल इम्बैलेंस भी है उस चीज़ को देख के, किनके पास रिसोर्सेज नहीं है। तो कई बार होता है ना कि आपका वो इमोशनल बैलेंस बिगड़ता है। तैयारी में कैसे फोकस करते हो फिर आप? अगर ऐसा कुछ होता है, आपके एक दिन ऐसा गया, आपने किसी बच्चे से कुछ ऐसा सुना जो आपको डिस्टर्ब कर गया, तो वो कैसे फिर आपकी पढ़ाई में बाधा नहीं डाला उसने? एक्चुअली सर थोड़ा बहुत लगता है कि ये क्यों हो रहा है। जैसे कि मान लो एक मेरे एनजीओ में बच्ची, उसके पापा बहुत मना करते पढ़ने से कि क्या करना, पढ़ के खाना बनाओ, क्या दिक्कत है। लेकिन वो भी लड़ती है अपने पेरेंट्स से कि मुझे पढ़ने जाना है। तो ये लोग मोटिवेट करते हैं मुझे कि बताओ ये इतना स्ट्रगल कर रहे हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता। अगर फ्रस्ट्रेटिंग है भी तो झेलेंगे, उसको आगे ले जाएंगे। मैं ऐसा मानता हूँ कि अगर आप किसी और की लाइफ बदलो, आपकी बदल जाएगी अपने आप। मैंने उनकी लाइफ बदली, मेरी बदल गई। ये काफ़ी अच्छी सोच है, मैं इसको बहुत अप्रिशिएट करता हूँ। और बीइंग ए कॉम्पिटिटिव एग्जाम एस्पिरेंट इन्होंने जो किया है बहुत काबिल तारीफ़ है। आसान नहीं होता है इसको मैनेज करना, पेरेंट्स को कन्विंस करना, खुद को कन्विंस करना कि हम अपना टाइम कहीं और दे रहे हैं। ठीक है, तो अभी भी आप वहाँ पढ़ा रहे हो? हाँ सर, अभी आगे का प्लान क्या, पढ़ाते रहोगे वहाँ? हाँ सर बिल्कुल। एक्चुअली सर 6 महीने में मान लो मेरी ज्वाइनिंग हो जाएगी। मेरा खुद से ही प्रॉमिस है, जहाँ भी रहूँगा वहाँ पढ़ाऊँगा। ये बहुत बढ़िया है कि अपनी लाइफ से इसको जोड़ लिया है मैंने। ऐसा है, कहीं भी मैं दिल्ली में हूँ, कहीं भी हूँ, मैं पढ़ाऊँगा ज़रूर। मान लो मैं 6 महीने बाद मान लो मैं वहाँ से चला जाऊँ तो मैं अपनी जगह एक वॉलंटियर रख लूँगा, वो पढ़ाएगा, वो चलता रहेगा, वो कभी बंद नहीं होगा। चलिए, ये बहुत अच्छे विचार हैं आपके। तो निखिल, वापस आते हैं आपकी एसएससी की यात्रा पर। तो आपने तैयारी, सेल्फ स्टडी करी है। एक बार एक एक करके बात करेंगे सारे विषयों की, सब्जेक्ट्स की। मैथ्स के लिए आपने किन किन रिसोर्सेज का यूज़ किया है, थोड़ा इसके बारे में डिटेल में विस्तार से बताइए। यूट्यूब को कैसे आपने यूज़ किया है अपनी तैयारी में, जो पूरी आपकी जर्नी रही है मैथ्स के लिए, वो ज़रूर। मैथ्स के लिए मैंने बताया फर्स्ट ईयर के एंड में मैं किरण की बुक ले आया था, तो मेरा बेस कंप्लीट हो चुका था। लेकिन बेस कंप्लीट होना मतलब आप बेसिक क्वेश्चन लगा पाओगे, एडवांस लेवल नहीं लगा पाओगे। तो जब तैयारी जून 2019 में मैंने स्टार्ट करी तो मॉक देना शुरू किया। तो जब पहला मॉक दिया तो काफ़ी कम नंबर आए थे, 84 मार्क्स आए थे 200 में से 84। तो फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि मैंने फिर यूट्यूब से पढ़ना चालू किया बेस, क्योंकि कुछ जैसे मेंसुरेशन है, ज्योमेट्री है, परसेंटेज है, प्रॉफिट लॉस से अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। तो यूट्यूब से मैंने पवन राव सर से एडवांस पढ़ी और अर्थमेटिक आपसे पढ़ी है। अब ये नहीं है कि सर ने मुझे कोई फंड दिया है वो बोलने के लिए, कुछ नहीं है। मतलब मैंने हर वीडियो में यही बोला है हमेशा, मैं 2 टीचरों से ही पढ़ा हूँ हमेशा, एक आपसे, पवन राव सर से, मैंने किसी से नहीं पढ़ा है, ऐसा है। तो धीरे धीरे उससे मैंने और क्वेश्चन सीखे और सीखे।
फिर उसके बाद कैलकुलेशन भी बहुत वर्क किया, क्योंकि आप जानते हो कि जब से TCS आया है कैलकुलेशन बहुत हार्ड हो चुकी है। तो उसके लिए एक शुभम सर ने मुझे रिकमेंड किया था कि रफ पेज ले लो और उस पर टेबल बनाओ, हॉरिजॉन्टली वर्टिकली उनको ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, रैंडमली इनटू करो, डिवाइड करो, इससे आपकी कैलकुलेशन बहुत फास्ट होगी। और लोग क्या करते हैं, वैदिक मैथ सीखते हैं फालतू में, नीड नहीं है सीखने की आपको। आप करते हो 14 × 18, बचपन में करते थे, स्लो करते थे, अब वही आपको फास्ट करना है बस। तो प्रैक्टिस मेन चीज़ है, प्रैक्टिस करते रहिए, स्पीड बढ़ाइए अपनी। तो क्वेश्चन किरण के लगा रहे थे मेरे, बाकी मॉक टेस्ट से जो भी नया क्वेश्चन मिल रहा वो लगा लिया, आपकी वीडियो से क्वेश्चन लगा लिए, और जो पवन सर उनके क्वेश्चन लगा लिए। तो इस तरीके से मेरी मैथ्स धीरे धीरे बहुत स्ट्रांग होती रही धीरे धीरे, और तब फिर आराम से अच्छे नंबर भी आ गए मेरे। मैथ्स में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक थी किरण वाली, कितनी बार लगाई आपने? 5-6 बार सर लगाइए, प्रॉपर लगाइए। हाँ। नोट्स भी बनाते थे? नोट्स बनाते थे। एक्चुअली मॉक टेस्ट में जो क्वेश्चन मुझे नहीं आया या फिर जिसमें मुझे टाइम लग रहा है, उसके लिए अलग से कॉपी बनाई थी मैंने, और उन क्वेश्चन को रेगुलरली रिवाइज करना है, क्योंकि वो क्वेश्चन वो है जो आपको 1000 से रैंक 100 या उसके ऊपर लेके जाएंगे। और मैथ्स में मेंस के लिए कुछ स्पेशल आपने तैयारी किया या सोर्सेज यही थे? सोर्सेज यही थे, बस प्रैक्टिस बढ़ती गई। जैसे कि मैंने प्री के लिए 150 मॉक दिए हैं। अच्छा। सारी कोचिंग के दे दिए, चाहे सुपर मॉक हो, चाहे SSC ट्यूब टेस्ट, वो ग्रेड अप, सबके दे डाले, क्योंकि टाइम था मेरे पास। हम लोग का प्री मार्च 2020 में हुआ था, लोग 8-9 महीने थे मेरे पास, तो लगा दिए थे। और सेम मेंस के लिए मैंने 120 मार्क्स दिए थे मैथ्स के और 80 मार्क्स इंग्लिश के। तो मॉक एक्चुअली अब बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है, क्योंकि जो पहले के क्वेश्चन थे वो उतने रेलेवेंट रह नहीं गए, मुझे ऐसा लगता है। 18 के बाद जब TCS आया है, तो आप क्या करिए, रिसेंट के ज़्यादा क्वेश्चन लगाइए, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि अब एडवांस टफ नहीं आ रही, अर्थमेटिक टफ आ रही, लेकिन आपको दोनों पढ़नी है, पहली बात तो ये है चीज़। लेकिन कैलकुलेशन बहुत अच्छी करनी पड़ेगी आपको, क्योंकि 2021 का CGL में तो और टफ क्वेश्चन आए थे, कैलकुलेटिव बहुत थे, खासकर DI में। इंग्लिश में आपके क्या सोर्सेज रहे? और इंग्लिश में अगर हम बात करते हैं, इंग्लिश में आपके मार्क्स इतने अच्छे आए हैं, अच्छे नंबर लाने के लिए एक अच्छी तैयारी इंग्लिश में भी चाहिए। हम आज के लिए लोगों का परसेप्शन है कि इंग्लिश आसान है, बट इंग्लिश में स्कोर करना इतना भी आसान नहीं है। ठीक है, आपको बारीकी पता होनी चाहिए कि भाई अगर सिनोनिम पूछ रहा है तो वर्ड्स में क्या डिफरेंस है। इंग्लिश की तैयारी के क्या सोर्सेज थे? वोकैबुलरी, ग्रामर, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, इडियम्स, फ्रेजेस, क्लोज टेस्ट, सबके बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए। प्रैक्टिस कैसे करी आपने? ग्रेजुएशन में मेरा नीतू सिंह की बुक ले आया था, तो ग्रामर मेरी पूरी हो चुकी थी। अब बात थी वोकैब की। अब ये उस टाइम मैंने वोकैब की याद नहीं करी, क्योंकि 2 साल थे, वोकैब याद करोगे भूलोगे। तो जब मैं घर आ गया तब मैंने वोकैब याद करना शुरू किया। और इंग्लिश इतनी भी आसान नहीं है, 3-4 हज़ार वर्ड्स याद करना कोई सिंपल बात नहीं होती है। और लेकिन ये भी है कि ये तो बेसिक वोकैब है। उसके अलावा जो मुझे लगता है अब कंपटीशन इंग्लिश में रह गया है RC का और क्लोज टेस्ट का। मतलब अंडरस्टैंडिंग हो आपकी इंग्लिश की। अंडरस्टैंडिंग के लिए आप क्या करिए, कुछ भी पढ़िए इंग्लिश में, कुछ भी। लोग अखबार पढ़ते हैं, मत पढ़िए। अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी नहीं है, आप नोवेल पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं, कोई आर्टिकल पढ़ लो। ऐसे मेरा तो UPSC का प्लान था, तो मैंने इंडियन एक्सप्रेस पढ़ा है न्यूज़पेपर, वो मेरा इंटरेस्ट था। और ये भी है, न्यूज़पेपर में आप अगर पढ़ भी रहे हैं तो वो चीज़ पढ़िए जो टॉपिक्स आपको इंटरेस्टिंग लगते हैं। ये नहीं है कि आप एडिटोरियल पढ़ रहे हैं, नहीं, आपको फैशन पढ़ना है, क्रिकेट पढ़ना है, स्पोर्ट्स है, कुछ भी वो पढ़िए आप, कि आपको उस लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग आए, क्योंकि क्लोज टेस्ट और RC में ये बहुत हेल्प करेगा। बाकी सब तो बेसिक आ रहा है, ये एडवांस आ रहा है क्लोज टेस्ट RC, तो इसके लिए ये करिए। तो मैंने इंडियन एक्सप्रेस मेंस तक पढ़ा है, मतलब 1.5 साल मैंने न्यूज़पेपर पढ़ा है। लोग मानते नहीं, मैंने पढ़ा है लेकिन। और वोकैब आपको बहुत याद करनी पड़ेगी। मेरे पास इतनी मोटी कॉपी थी, उसमें वोकैब लिखी हुई थी। MB पब्लिकेशन जो प्रीवियस ईयर बुक होती है, उससे वोकैब की, नीतू सिंह से की वोकैब, और उसको रेगुलरली रिवाइज करिए आप, रेगुलरली, वरना आप भूलोगे, ये पक्का है। और न्यूज़पेपर या नोवेल या आर्टिकल कुछ भी पढ़ते रहिए, लेकिन पढ़िए ज़रूर। इतना कर लेंगे इंग्लिश के लिए बहुत है। और मॉक टेस्ट मुझे लगता है, जैसे मैंने 80 मार्क्स दिए थे, थोड़े ज़्यादा हो गए थे, ये बात सही है, लेकिन आप 30-40 भी देंगे तो बहुत है मेंस के लिए, और प्री के लिए 50-60 बहुत है। सो इंग्लिश में एक तो हो गया आपका जो वोकैब प्रीवियस ईयर में आई हुई है, जो बुक्स में मिल गई। अखबार पढ़ते वक्त भी आप शब्दों को नोट करते थे क्या? ये मैंने किया है कि कोई भी नया वर्ड मिल रहा है, मैं नोटबुक में लिख लूँगा और उसको रिवाइज करता रहूँगा। तो लेकिन मुझे ऐसा लगता है 2-3 महीने आप करेंगे, फिर वो वर्ड्स रिपीट होते हैं अपने आप, तो कोई दिक्कत होती ही नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। मैंने तो UPSC वाले एडिटोरियल पढ़े हैं, क्योंकि मुझे इंटरेस्ट था। अब ये नहीं है लोग बोलेंगे तुम पढ़ते हो मुझे पढ़ना पड़ेगा, नहीं पढ़ना पड़ेगा आपको। आप मत पढ़िए, आप कोई भी नोवेल पढ़ लो, जो भी इंटरेस्टिंग लगता हो आपको, वो पढ़ लो, आपका काम हो जाएगा। मतलब आप ये रिकमेंड कर रहे हो कि इंग्लिश की तैयारी का रास्ता रीडिंग के थ्रू ही, क्योंकि सर कंपटीशन आपको देखना पड़ेगा। TCS ने वोकैब सिंपल कर दी है और RC क्लोज टेस्ट टफ कर दिया है, मुझे ऐसा लगता है।
तो वो आपको करना पड़ेगा। और सेम अर्थमेटिक में कैलकुलेशन आपको ध्यान रखनी ही पड़ेगी, वरना आप एग्ज़ाम तो कर लोगे लेकिन हॉल में पूरा नहीं कर पाओगे, आप घर पे जाके पूरे कर लोगे। कैलकुलेटिव बहुत ज़्यादा हो गया मुझे ऐसा लगता है, तो बहुत अच्छे से करना पड़ेगा कैलकुलेट। तो मैंने डेली आधा घंटे कैलकुलेशन की है इस चक्कर में। रफ पेज पे कुछ भी रैंडमली लिख लो, डिवाइड सब्ट्रैक्ट और करते रहो। एक एक्टिव एफर्ट आपने डाला है हाँ, कैलकुलेशन के लिए। इंग्लिश में ग्रामर की अगर बात करें तो कितना प्रॉब्लमेटिक एरिया था आपके लिए? इंग्लिश में ग्रामर सर एक्चुअली सिंपल है, कुछ ही आपको 8-10 चैप्टर पढ़ने हैं नीतू सिंह से और आपकी ग्रामर पूरी हो जाएगी। और जो कुछ क्वेश्चन जो अच्छे आते हैं ग्रामर के, वो ग्रामर बेस्ड नहीं होते, वो अंडरस्टैंडिंग बेस्ड होते हैं। और वो अंडरस्टैंडिंग आपकी रीडिंग से ही बनेगी। एक्चुअली मोस्टली लोग क्या करते हैं, रीडिंग लगती बहुत बोरिंग है, मुझे लगता है रूल्स याद कर लें टॉप कर लेंगे, नहीं कर पाओगे। आपको रीडिंग अच्छे से करनी पड़ेगी, लैंग्वेज के अंडरस्टैंडिंग और एटलीस्ट 45 मिनट्स तो करिए डेली रीडिंग, तब आप उस लेवल तक पहुंच पाएंगे। लेकिन इसमें टाइम लगेगा। मेरी भी इंग्लिश 8-9 महीने में अच्छी हुई है, एकदम से तो नहीं हुई, लेकिन करते रहिए तो। और ये है कि टॉपिक इंटरेस्टिंग पढ़िए, जो भी आपको लगता है वो पढ़ लीजिए। मतलब रीड व्हाट यू लाइक इनिशियली। बिल्कुल मैं सहमत हूँ आपकी इस बात से। एक चीज़ और कि इंग्लिश में से पैराजम्बल्स का सेक्शन आता है, वो उसके लिए कोई अलग से तैयारी आपने करी थी? नहीं, एक्चुअली हाँ सर, मैं भूल गया। आरसी, क्लोस्टर और पैराजम्बल तीनों के लिए रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप नोवेल पढ़ रहे हो, आप कनेक्ट करते हो, उसमें कनेक्ट ही तो करना होता है। सेंटेंस को आपको कनेक्ट करना है, तो आप स्टोरी अगर पढ़ोगे कनेक्ट कर पाओगे आप। तो नोवेल जो भी इजी लगे आपको वो पढ़िए। अगर न्यूज़पेपर आपको टफ लग रहा है तो न्यूज़पेपर पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और रीजनिंग और जीएस की तैयारी कैसे करी है आपने? रीजनिंग के लिए मैंने किरण की बुक ले ली थी प्रीवियस ईयर की, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो बुक पूरी लगाने की अब नीड नहीं है, क्योंकि अब रीजनिंग और टफ आना शुरू हो गया है। तो आप सिर्फ रिसेंट के 5 ईयर्स के ही पेपर लगाओ, बहुत है वो। और प्रैक्टिस करो, मॉक टेस्ट जितना भी कर पाओ। और रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होंगे जैसे जो होते हैं फाइंड द नंबर वाले, वो ऐसे होते हैं लॉजिक आपको स्ट्राइक करेगा या नहीं करेगा। ऐसे मेरे प्री में 2 क्वेश्चन ऐसे आए थे कि मैंने 8 मिनट दिए थे फिर भी नहीं हुए थे वो, क्योंकि वो, लेकिन ये भी मुझे फ़ायदा था कि मैं और सारे क्वेश्चन कर चुका था, मैं सिर्फ ट्राई कर रहा था, मेरे पास थे वो मिनट। लेकिन मेरे ऐसा लगता है कि वो क्वेश्चन आप हमेशा लास्ट में करिए, क्योंकि वो फंसा देगा। अगर आएगा तो 1 सेकंड में जाएगा, वरना आपको 10 मिनट में भी नहीं आएगा वो क्वेश्चन। कई बच्चे निकल ऐसे हैं, जैसे कुछ लोग कहते हैं कि रीजनिंग में जिन लोगों का मेंटल लेवल पहले से बढ़िया है, साइंस बैकग्राउंड के हैं, वो तो ठीक है, उन्हें कॉन्सेप्ट की ज़रूरत नहीं पड़ी, मॉक टेस्ट दिया और समझ लिया, प्रीवियस ईयर पेपर लगा लिया और सोल्यूशन समझ लिया। कई कहते हैं कॉन्सेप्ट के लिए क्या पढ़ें और रीजनिंग। एक्चुअली कुछ टॉपिक जैसे कि वाटर इमेज है, मिरर इमेज है, इसके लिए आप यूट्यूब वीडियो देख सकते हो। मैंने यही किया, मैंने कभी भी पूरा कोर्स किसी का नहीं पढ़ा है। जिस टॉपिक में दिक्कत है टॉपिक सर्च करो यूट्यूब पर और पढ़ लो। जैसे कि मुझे वाटर इमेज और डाइस वाले क्वेश्चन में दिक्कत थी, तो मैंने उसके लिए छोटी सी वीडियो 2-10 मिनट की होती है, आप देख लीजिए और कॉन्सेप्ट क्लियर करके आप क्वेश्चन लगाना शुरू करिए। ये एग्जाम प्रैक्टिस का ही है, ये बैकग्राउंड चेक नहीं करता, मुझे ऐसा लगता है। आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन आपको प्रैक्टिस बहुत करनी पड़ेगी। ये है कि अगर आपका बैकग्राउंड साइंस से है तो आपको कम मेहनत करनी पड़ेगी, आर्ट से ज़्यादा करनी पड़ेगी, लेकिन रिजल्ट तो वही मिलेगा ना आपको। तो ये मेहनत का है आपका, बस रिलेटिव है ये चीज़। और कंटेंट चैलेंज है नहीं आज की डेट में, यूट्यूब पे इतना कंटेंट पड़ा हुआ है, कोई भी चीज़ आप सर्च करके अगर खुद से कोशिश करोगे तो भी बात बन सकती है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, जीएस की तैयारी कैसे करी आपने? जीएस का सर एक्चुअली अब जो हो गया है, मुझे ऐसा लगता है कि अब क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रैंडम आ रहे हैं। मतलब लोग अगर 50 में 25 भी लाते तो बहुत बड़ी बात है, मुझे ऐसा लगता है। और टारगेट रियलिस्टिक रखो, आपके 50 में 40 नंबर नहीं आएंगे, बहुत मुश्किल होता है। आप 50 में 20-25 बहुत हैं आपके, तो उसके लिए आप बेसिक कर लीजिए। ऐसे कि मैंने जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री लोग लूसेंट से पढ़ते हैं, बहुत लेंदी है। मैंने एनसीईआरटी पढ़ी बस 6th 7th 8th की, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किरण से किए। प्रीवियस ईयर आप करने पड़ेंगे, लेकिन अभी आप रिसेंट के 5 ईयर्स करिए, बहुत है आपके लिए। और एनसीईआरटी क्यों पढ़ी मैंने, क्योंकि हिस्ट्री अगर आप स्टोरी के फॉर्म में पढ़ो तो वो ज़्यादा जल्दी याद होती है, मुझे ऐसा लगता है। लूसेंट से आप याद कर ही नहीं पाओगे, कोई नहीं कर सकता, बहुत लेंदी दी हुई है। तो सेम ज्योग्राफी के साथ में, तो मैंने हिस्ट्री और ज्योग्राफी पढ़ी है एनसीईआरटी 6th 7th 8th बस। और उनके ही बहुत सारे क्वेश्चन, ऐसा नहीं 1-2, बहुत सारे क्वेश्चन किरण से लगाए हैं, उनको याद किया है, रिवाइज किया है। ये हो गई मेरी हिस्ट्री ज्योग्राफी। पॉलिटी मैंने लूसेंट से पढ़ी है, लूसेंट में पॉलिटी बहुत अच्छी दी हुई है, उसको आप पूरा कर लीजिए, हो भी जाएगी वो, तो वो वहाँ से पढ़ ली। और फिजिक्स केमिस्ट्री बायो भी लूसेंट से पढ़ ली। तो बेसिक इतना आपको करना पड़ेगा कि अगर जो सिंपल क्वेश्चन आए तो आप कर लो, और कॉन्फिडेंस रखो कि अगर जीएस में टफ क्वेश्चन आ रहा है, आप नहीं कर पा रहे तो कोई नहीं कर पाएगा। कुछ लोग बहुत ज़्यादा हड़बड़ा जाते हैं कि करंट अफेयर्स बहुत हार्ड आ रही है, हम पढ़ लेंगे पूरी। करंट अफेयर 10 नंबर की आनी है, ठीक है, आप कितना ही पढ़ लो 4, 5, 6 नंबर ही ला पाओगे उसमें, ठीक है। तो ज़्यादा उस पर फोकस मत करिए, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि आउटपुट उतना है नहीं उसमें।
इसकी वजह आप मैथ और इंग्लिश पढ़ लो, बेटर है वो। करंट अफेयर्स के लिए मैंने ये किया था, जीके टुडे की वेबसाइट है, आप प्री से बस 4-5 महीने पहले के डेली के वो 10 क्वेश्चन डालते हैं, 10 क्वेश्चन क्विज के फॉर्म में, बस आप वही करिए। लोग पीडीएफ पढ़ते हैं, पीडीएफ मैंने कभी नहीं पढ़ी, बहुत लेंदी लगती है मुझे, इतनी भी कोचिंग्स की होती है। आप मत पढ़िए क्योंकि आप याद नहीं कर पाओगे, मुझे ऐसा लगता है आप वही पढ़ो जो आप याद कर रख पाओ। सीधी बात ये है, पढ़ने को तो बहुत सारी चीज़ें हैं। और लोग ये पूछते हैं कौन सा कंटेंट बेस्ट है। मैं ये कहता हूँ आप ग्रुप बी ऑफिसर या ग्रुप सी ऑफिसर बनने वाले हो, डिसीजन खुद लो ना आप कि कौन सा कंटेंट आपके लिए बेस्ट है। लोग इसी में लगे रहते हैं इसका बेस्ट है, लड़ते रहते इसका बेस्ट है, आप खुद डिसाइड कर लो ना। मुझे ऐसा लगता है सब अच्छे हैं, वो आपके ऊपर है कि आप कैसे उसको ले पा रहे हो कंटेंट। कंटेंट करंट का मोरलेस सिमिलर ही होगा, अलग कहाँ से हो जाएगा, वही तो है ना, लोग तो सिमिलर ही होगा। नहीं, मैं सबके लिए बोल रहा हूँ, मान लो मैथ और इंग्लिश का भी लोग कंपेयर करते हैं, इसका बेस्ट है किसका बेस्ट है, वो रिलेटिव चीज़ है जिसके साथ में आप कंपेटेबल हो। मैंने मान लो 2 लोग का नाम लिया है, आप किसी से ही पढ़ सकते हो। मेरे से लोग बुक पूछते हैं मैथ की, मैं कहता हूँ कोई पढ़ो आप, मैंने जिनकी पढ़ी आप मत पढ़ो, बस आप प्रैक्टिस करते रहो, रिजल्ट आपको मिलेगा, सीधी बात है। अपने हिसाब से आप डिसीजंस लीजिए, और डिसीजन लेने पड़ेंगे, आप जॉब में भी डिसीजन तो लोगे ना आप। और ये सही पॉइंट निकला। मैंने देखा है बच्चों को कि साल भर वो यही पूछते रहते हैं कि हम ये करें, हम यहाँ से पढ़ें, वहाँ से पढ़ें। एक बार बैठ के डिसाइड कर लो किससे पढ़ना है। रास्ता कोई भी लोगे, मंजिल पहुँच सकते हो अगर आप मेहनत करते हो, मैं एग्री करता हूँ। अब निकल आते हैं मॉक टेस्ट पे। आपने बोला कि प्रीलिम्स के लिए आपने 150 मॉक टेस्ट दिए। बच्चों के कई सारे प्रश्न हैं मॉक को लेकर। मॉक उन्हें कब देना शुरू करना चाहिए? कई लोग हैं जैसे इनका सिलेबस पूरा नहीं होता है, तो वो कहते हैं सिलेबस पूरा नहीं हुआ, हम कब से मॉक देना शुरू करें? सिलेबस पूरा करने के बाद, रिवाइज करने के बाद, या मॉक बीच में देना शुरू कर सकते हैं? उनकी मॉक स्ट्रैटेजी अगर हम प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से बात करें, जो 2022 के बच्चे हैं, उनको कब से देना चाहिए? मेरे अकॉर्डिंग आप अगर 2-3 महीने की तैयारी कर चुके हो तो आप मॉक दे सकते हो। बिल्कुल स्टार्टिंग में मत देना, वरना आपका कॉन्फिडेंस बहुत लो हो जाएगा, आपको लगेगा मुझे कुछ नहीं आता है। 2-3 महीने आप अच्छे से चारों चीज़ें पढ़ लो, फिर आप प्री के मॉक देना शुरू करो। मैंने जब मॉक दिया था तो मेरे से 84 नंबर आए थे 200 में से, और एग्जैक्ट कितना है 188 आए। तो जो 104 का जंप है वही परसिवरेंस होता है आपका। आप बस खुद पे कॉन्फिडेंस रखो। स्टार्टिंग में आप क्वेश्चन रॉन्ग होंगे, आपको नहीं आएंगे, लेकिन उन क्वेश्चन को नोट करो, रिवाइज करो, और ऐसा भी नहीं है कि सिलेबस होने के बाद 2 मॉक देते रहो, क्योंकि एक प्रोसेस है। बस ये है कि अगर आपका सिलेबस कम हुआ है तो हफ्ते में 1 मॉक दो, फिर 2 हफ्ते में 3, अगर प्रीलिम्स आने वाला है तो डेली 2 दो। मैंने तो डेली 2 मॉक भी दिए हैं, जो लास्ट का 1 महीना होता है प्री का, उसमें डेली 2 मॉक दिए हैं मैंने। और ये फ्रिक्वेंसी बढ़ जाती है आपकी, जितना प्रैक्टिस करोगे फ्रिक्वेंसी बढ़ेगी आपकी। और एनालिसिस में क्या होता है, स्टार्टिंग में 4-5 घंटे लग जाते थे मुझे प्री के मॉक के एनालाइज करने में, और एनालिसिस में मेरे अकॉर्डिंग अच्छे से टाइम देना ज़रूरी है। आप गलती आइडेंटिफाई तो करो अपनी, हो कहाँ रही गलती। लोग क्या करते हैं, एनालाइज करते ही नहीं है, मार्क्स भी चेक नहीं करें, क्या डर लगता है उन्हें बहुत ज़्यादा। मेरे अकॉर्डिंग चेक करो गलती है क्या आपकी, गलती पकड़ो, नोट करो, रिवाइज करो, और ऐसे करते करते फ्रिक्वेंसी आप बढ़ाइए। सेम मैंने किया है मेंस के लिए। बस मेंस में ये था कि इंग्लिश और मैथ्स मेरी रेडी थी, तो मैंने मॉक बहुत दिए। और ऐसा भी है कि जैसे कि प्री में हमें पता नहीं होता मेरा एग्ज़ाम कब है, 1 हफ्ते पहले एडमिट कार्ड आता है ना, तो उसके पहले पता नहीं होता कब है, तो अभी भी दीजिए आप मॉक। जैसे मेरा था, मैं रात को मॉक देता था, ठीक है, लेकिन जब प्री का एडमिट कार्ड आ गया तो मेरा 12 से 1 था, तो मैंने 12 से 1 ही मॉक दिया। अच्छा, उसमें अपने आप को ढाला 1 हफ्ते के लिए, ऐसा है। और मेंस के लिए मैंने क्या किया, मेंस के टाइम पे कोविड आ चुका था, हम लोग का प्री कोविड के पहले हुआ था, कोविड आ चुका था, तो मेंस के लिए मैंने क्या किया कि हम लोग को 5-6 घंटे में मास्क पहन के बैठना है, तो मैंने घर पे ही मास्क पहन के मॉक दिया है हैबिट के लिए, क्योंकि मुझे पता है कि 10 से 12, 2 से 3 से 5, 10 से 12 होना है। उसी टाइम पे मैथ्स का और इंग्लिश का मॉक दिया है, डेली दिया है मेंस, क्योंकि मैथ्स इंग्लिश रेडी थी मेरी, और उनका एनालाइज करो। मेंस का जो गेम है वो मॉक का ज़्यादा रह चुका है, क्योंकि प्री तक आप कंटेंट पूरा पढ़ लोगे, उसके बाद आपको प्रैक्टिस ही करनी है। और मैं ये रिकमेंड करता हूँ, आधा घंटे डेली कैलकुलेशन करिए आप। और कब करिए मैं ये बता दे रहा हूँ, जब भी आपका कुछ भी पढ़ने का मन ना करे, आप पेपर ले लीजिए और कैलकुलेशन स्टार्ट कर दीजिए, बस जब कुछ भी पढ़ने का मन नहीं कर रहा। और एक चीज़ रिकमेंड और है कि अगर याद करने वाली चीज़ है, मान लो इंग्लिश या जीएस, इंग्लिश पढ़िए सुबह या जीएस पढ़िए सुबह और रात को पढ़िए, क्योंकि सुबह माइंड फ्रेश रहता है और रात को भी रहता है, दोपहर में नींद आती है। जब नींद आए मैथ और रीजनिंग स्टार्ट कर दीजिए, उससे आपका टाइम यूटिलाइज हो जाता है पूरा, तो ये आप कर सकते हैं। और आपका पढ़ने का शेड्यूल क्या होता था? एक्चुअली मैं लेट नाइट पर्सन हूँ, तो मैं सुबह 11 बजे उठूँगा। सबसे पहले इंग्लिश की वॉकअप याद करूँगा, क्योंकि माइंड फ्रेश है, इंग्लिश की वॉकअप याद करेंगे, उसके बाद 2-3 घंटे मैथ पढ़ेंगे,
फिर उसके बाद 2 घंटे पढ़ाने जाएंगे एनजीओ में, फिर वहाँ से लौटेंगे, फिर रीजनिंग पढ़ेंगे 1-1.5 घंटे, फिर रात हो जाएगी, फिर पढ़ेंगे जीएस रात में, क्योंकि रात करना आसान है। फिर उसके बाद फिर से मैथ पे आएंगे और फिर रात को मॉक देंगे। मॉक दे के ही सोते थे हमेशा। कितने बजे आप सोते थे? लगभग 3-4 बजे आराम से। 4 से 11 आपके हाँ आराम से 4 से 11 में सोता था, ऐसा था मेरा। एक चीज़ और बताइए कि मॉक जब आप देते थे तो आपका क्या ऑर्डर था मॉक देने का? प्री के लिए मेरा था कि सबसे पहले मैं करूँगा जीएस, क्योंकि जीएस में या तो आपको आता है या नहीं आता है, 4 से 5 मिनट में आपका हो जाएगा। फिर करूँगा इंग्लिश में भी आंसर फिक्स है उसका। फिर रीजनिंग, फिर मैथ, क्योंकि रीजनिंग मैथ में टाइम लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि आप जितना क्वेश्चन करते हो उतना कॉन्फिडेंस बढ़ता है, तो पहले वो चीज़ कर लो जो जल्दी हो रही, जल्दी मार्क्स मिल रहे हैं उसमें। मैथ और रीजनिंग मैं लास्ट में करता हूँ, लेकिन कुछ लोग मैथ पहले करते हैं, वो आपके ऊपर है। मेंस के लिए लेकिन मेरा ऐसा था कि मेंस में वो क्वेश्चन पहले करना है जो ईजी है, क्योंकि अगर 100 में से आपने अगर 50 क्वेश्चन भी कर लिए ईजी, आपका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ जाता है। और ये एग्ज़ाम मुझे लगता है कॉन्फिडेंस का ही है। मेरा एक फ्रेंड है, उसका सीजीएल में नहीं हुआ, गलती क्या की उसने, फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन सिंपल है कर लिया, थर्ड फोर्थ फिफ्थ टफ है, उसमें लगा रहा नहीं हुआ, छूट गए क्वेश्चन और एग्ज़ाम नहीं हुआ उसका। ये एग्ज़ाम कॉन्फिडेंस का ही है, मुझे ऐसा लगता है। आप इजी क्वेश्चन करो और स्किप करते रहो। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो डाले इसलिए जाते हैं कि आपका टाइम वेस्ट होगा। और वैसे कि मेरा प्लान था कि मैं DI लास्ट में करूँगा हमेशा, और जो भी क्वेश्चन 2 लाइन से ज़्यादा का है, और ये मैंने कौशिक राज सर थे यार, उन्होंने बताया था कि जो क्वेश्चन 2 लाइन से ज़्यादा का उसको करो ही मत कभी। पहले राउंड में मैंने यही करता था हमेशा मैथ के लिए, कि जो क्वेश्चन 2 लाइन ज़्यादा करना ही नहीं है, बिल्कुल छोड़ देना है एकदम, चाहे आता हो या ना आता, कोई दिक्कत नहीं। DI वाला नहीं करना है, और CISI वाला, वो लंबे क्वेश्चन होते हैं, उसको भी लास्ट में करिए। मेरी शिफ्ट में एक बहुत टफ क्वेश्चन आया था CI का, उसमें 5 मिनट लग गए थे मुझे करने में, लेकिन मैंने तब किया था जब मेरे 80 क्वेश्चन हो चुके थे, कॉन्फिडेंस हाई था। अगर आप पहले राउंड में करोगे आप पक्का उसमें टाइम वेस्ट कर दोगे, होगा भी नहीं। और फिर कॉन्फिडेंस गया तो पेपर गया, यही होता है। जबकि जो मेरा फ्रेंड था वो टॉपर रहा है, सीजन में नहीं हुआ उसका, कॉन्फिडेंस चला गया उसका बस। लेकिन प्री में जैसे आपने बताया रीजनिंग जीएस किया आपने, फिर आपने इंग्लिश किया, फिर रीजनिंग और मैथ्स किया। कोई टाइम ड्यूरेशन था जो आपने सोच रखा था कि जीएस तो आपने बताया 4-5 मिनट, रीजनिंग के लिए कितना टाइम था? रीजनिंग के लिए 10-15 मिनट एक्चुअली मेन था, 20-25 मिनट आपको रखने हैं मैथ्स के लिए। लेकिन ये भी डिपेंड करता है, क्योंकि आपको पता नहीं है मैथ हमारी सिंपल आ रही है, खासकर प्री में शिफ्ट अलग अलग है। ऐसे मेरे में मैथ्स सिंपल आ गई थी, रीजनिंग टफ थी, तो उल्टा हुआ था, रीजनिंग में टफ ज़्यादा लग गया था मुझे। ये होता है एक्चुअल में, तो आपको स्विच करते रहना पड़ता। प्री में कितने अटेम्प्ट आपने किए? प्री में किए थे 94 किए थे मैंने, और 87 मेरे सही थे लगभग, 173 मेरा रॉ हो गया था, नॉर्मलाइज 180। कितना टाइम लिया था आपने प्री में? टाइम एक्चुअली हम लोग की थोड़ा सिंपल शिफ्ट आ गई थी मैथ की, तो पेपर मेरा जल्दी हो गया था, लेकिन रीजनिंग टफ थी तो उसमें टाइम लग गया था। 8 मिनट लास्ट के बचे थे, 2 क्वेश्चन मेरे हुए ही नहीं थे, वो रीजनिंग के हुए नहीं, तो ये कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मेरे 94 हो चुके थे, कॉन्फिडेंस मेरा हाई था कि नहीं भाई कोई दिक्कत नहीं, सिलेक्शन तो हो ही जाएगा मेरा। तो वो 8 मिनट आपने उन दोनों सवाल पर दिए? हाँ, लेकिन नहीं हुए, जबकि वो लॉजिक बहुत सिंपल था, लेकिन स्ट्राइक नहीं किया वो। भाई नंबर सीरीज में यही होता है, यही होता है, समझ में आया तो आया, नहीं आया। ठीक है। तो मेंस के लिए फिर जब आपने पढ़ाई शुरू करी, कितने घंटे रोज आप मेंस के लिए पढ़ाई कर रहे थे? मेंस एक्चुअली मेरा एवरेज टाइमिंग 8 घंटे रहा है, 8 या 9 घंटे इतना रहा है एवरेज। हाँ, कंसिस्टेंटली रहा है। और मेंस के लिए तो सर 2 घंटे 4 घंटे तो मौके ही हो गए। उसके बाद एनालाइज करो, क्वेश्चन नोट करो, रिवाइज करो, कोई नया कॉन्सेप्ट है क्वेश्चन में उसकी वीडियो देखो, इसी में 8 घंटे निकल जाते थे। तो मेंस के मॉक टेस्ट आप रोज देते? हाँ, मेरा रोज था। प्री जब 6 मार्च को मेरा प्री था शिफ्ट 2 में, 8 मार्च से या 9 मार्च से ही मैंने मॉक लगाना स्टार्ट कर दिया था, कोविड के टाइम पे, और डेली था मेरा, ऐसा है, तभी मेरे इतने ज़्यादा मॉक्स हो गए थे। और हम लोग का मेंस डिले भी हुआ था, जून में होना था, नवंबर में हुआ था, तो टाइम और मिल गया था। लेकिन अगर जून में होता तभी मैं रेडी था, जून के लिए ऐसा नहीं है, रेडी था। तो मेंस के जो मॉक आप दे रहे थे उसमें भी आपका प्रोसेस यही था कि पहले मॉक देंगे, फिर एनालिसिस करके उससे नोट्स बनाएंगे, जो सवाल आपके गलत गए, और सेम प्रोसेस था आपका, ठीक है। प्रीलिम्स में मेंस के एग्ज़ाम की अगर मैं बात करूं आपसे, जो तैयारी होती है यूजुअली गैप कभी शुरुआत में लगता है कम है, फिर आपको बहुत ज़्यादा गैप मिलता है, उस दौरान कई लोग ना गड़बड़ भी हो जाते हैं, ऑफ ट्रैक हो जाते हैं, नहीं पढ़ते हैं। आपके साथ ऐसा हुआ क्या कुछ इस फेज में? एक्चुअली सर ऑफ ट्रैक बहुत लोग हुए थे, क्योंकि कोविड पहली बार आया था, सब घर में थे, पहले बाहर पढ़ रहे थे, तो लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आप यहीं पे आपकी परसेवरेंस काम आती है, कि आपको पता है कि आप क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, और इससे क्या होगा। ये चीज़ माइंड में रखिए, और आप याद रखिए आपने कहाँ से स्टार्ट किया था, कि वो एफर्ट वेस्ट ना हो। ये अगर आपके दिमाग में कोई भी सिचुएशन हो, आप पढ़ते रहोगे,
मैं यही बिलीव करता हूँ हमेशा। आई थिंक ये उन लोगों के लिए भी आंसर है जो कई बच्चों ने वो यूट्यूब वीडियो पे कमेंट किया है कि पूछना कंसिस्टेंसी कैसे रखें, हम रोज नहीं पढ़ पाते हैं। ठीक, कंसिस्टेंसी सर मोटिवेशन से ही आती है, और मोटिवेशन आपका क्या है, मैं ये पूछता हूँ हमेशा, पावर है, मनी है, या फैमिली है, क्या है? मेरा मोटिवेशन चेंज रहा है हमेशा से। मैं पढ़ाता हूँ, उससे मुझे मिलता है मोटिवेशन, और वो जर्नी मेरी बनती रहती। तो जो आपका मोटिवेशन है, लेकिन यूट्यूब से मत लाओ मोटिवेशन, मुझे ऐसा लगता है। अगर वो 2 मिनट की मोटिवेशन है वो चली जाएगी बिल्कुल। यूट्यूब से। मेन है इंट्रिंसिक, वो आपके अंदर हो, वो आपको खींचेगी, वो 3 साल क्या पूरी ज़िंदगी भर खींचेगी, ऐसा है। वही मुझे आज भी खींचती है, मैं तैयारी अभी यूपीएससी कर रहा हूँ, तो वही मुझे खींचती है, चाहे सिलेक्शन हो या ना हो। एक चीज़ और है, जैसे कि एग्ज़ाम हॉल में मेरा भी हाथ कांपता है कि फर्स्ट अटैम्प्ट है, क्या होगा पता नहीं है, लेकिन मैं खुद से बोलता हूँ हमेशा कि निखिल कुछ भी हो, तुम जो करना चाह रहे हो वो कर रहे हो, सिलेक्शन हो या ना हो, उससे पूरा स्ट्रेस गायब हो जाता है एग्ज़ाम हॉल में। और क्वेश्चन होते जा रहे कॉन्फिडेंस हाई हो गया, बस हो गया सिलेक्शन, यही होता है। एग्ज़ाम हॉल का ही ये गेम है पूरा। घर पे तो आप अच्छे से मॉक दे लोगे, वहाँ हाथ कांपता है आपका, खासकर ये वाला ऐसा होता है। एक निकले और क्वेश्चन है लोगों का, 2 समस्याएं हैं लोगों की बहुत बड़ी। एक तो जो शायद आपने आंसर भी कर दिया कि कई लोग कहते हैं घर में मॉक देते हैं, अच्छे नंबर आते हैं, एग्जाम में गड़बड़ होता है। आई थिंक उसका आंसर आपने दिया है कि वो प्रेशर को हैंडल नहीं कर पाते। दूसरा एक प्रॉब्लम है कई लोगों की कि उनके मॉक में स्कोर ही नहीं बढ़ते, वो अटके हैं, लेट्स से मैथ्स में 140 150 बढ़ा नहीं पा रहे हैं, या मॉक में उनकी परसेंटाइल इम्प्रूव नहीं हो रही है। आपको क्या समस्या नज़र आती है ऐसे लोगों में और वो कैसे इम्प्रूव करें? वो पूछते हैं कि क्या फिर से जाके वापस कॉन्सेप्ट पढ़ें, प्रीलिम्स तो उन्होंने दे रखा है, प्रीलिम्स में शायद उनका हो भी जाएगा, बॉर्डर लाइन स्कोर है, मेंस में अब उनको स्कोर बढ़ाना है क्योंकि उनको पता है वरना उनका हो नहीं सकता है। इन लोगों के लिए कुछ सुझाव है आपके पास, ये कैसे करें, ये इम्प्रूवमेंट का रास्ता क्या है इनके लिए? एक्चुअली मेंस में ही मेरे साथ भी हुआ है कि स्टार्टिंग में 130 140 150 होते हैं मैथ्स में, फिर बहुत धीरे धीरे बढ़ेंगे आपके। लेकिन दिक्कत क्या होती है, लोगों को आजकल बहुत फास्ट सक्सेस चाहिए, वो पॉसिबल नहीं है। आप डेली मॉक लगाओ तो आपको रिजल्ट मिलेगा, और उसको एनालाइज बहुत अच्छे से करो। जैसे कि मान लो मैंने कोई क्वेश्चन 1 मिनट में किया, तो मैं ये देखता हूँ मैंने 1 मिनट क्यों लगा दिया इस पर। ये 30 सेकंड वाला क्वेश्चन था, क्या मैं अप्रोच गलत कर रहा हूँ, क्योंकि स्पीड का भी तो गेम है, खासकर लोग अटैम्प्ट नहीं कर पाते, ये भी रहता है। और आप स्ट्रेटजी बनाइए कि आपको पहले राउंड में ईजी क्वेश्चन ही करने हैं, फिर उसके बाद मॉडरेट, फिर टफ, और डीआई वाले मत करिए पहले अटैम्प्ट में, क्योंकि वैसे भी स्कैटर्ड रहते हैं क्वेश्चन डीआई के, आप उनको बाद में ही करिए। लोग कर देते हैं, फंस जाते, ये है। और अगर आप कंटेंट की बात कर रहे हैं तो हाँ, जो आपने नोट्स बनाए हैं उनको रिवाइज करते रहिए, करने ही पड़ेंगे। लोग रिवाइज नहीं करते, फिर बोलते हैं मॉक में अच्छे नंबर नहीं आ रहे। आप करो तो रिवाइज, इंक्रीज होगा वो, लेकिन धीरे धीरे होगा। 2 नंबर 3 नंबर 5 नंबर ऐसे बढ़ेगा, 30 नंबर नहीं बढ़ेंगे एकदम से आपके। यही मैं बोलता हूँ हमेशा, वेट करिए, पेशेंस रखिए आप। एक निकल और कि मॉक देते थे कई बार होता है ना, सडनली मार्क्स मान लिया आपके अच्छे स्कोर आ रहे हैं, क्या एक गिर गया किसी पर्टिकुलर मॉक में, हो गया घोटाला, वो थोड़ा डिस्क्राइब करोगे आप, ऐसा हुआ आपके साथ और कैसे? ये एक्चुअली होता है सर, कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जानबूझ के टफ मॉक बनाते हैं, मुझे ऐसा लगता है, और उससे कॉन्फिडेंस लो होता है। लेकिन यही आपकी डिसीजन मेकिंग काम आती है। आप चेक तो करो वो जो मॉक है वो प्रीवियस ईयर बेस्ड है या नहीं। अगर वो प्रीवियस ईयर बेस्ड नहीं है, मतलब वो मॉक आपके लिए नहीं है। लोग इस पर टाइम वेस्ट करते हैं कि क्वांटम कैट के क्वेश्चन लगाएंगे, लगाइए आप, कोई फ़ायदा नहीं है उसका। बेटर है आप मॉक दीजिए और जो प्रीवियस ईयर रिसेंट के आ रहे हैं उन क्वेश्चन को लगा लीजिए। ज़्यादा भागिए मत टफ क्वेश्चन के पीछे। ईजी क्वेश्चन ही आपको सिलेक्शन दिलाता है और मॉडरेट टफ रैंक बनाता है, ऐसा मुझे लगता है। तो पहले ईजी कर लो, सिलेक्शन तक पहुंच जाओ, फिर रैंक बना लो। लेकिन मॉक में आपकी परसेंटाइल क्या रहती है? परसेंटाइल हमेशा तो 90 प्लस ही रही एवरेज मेरी मोस्टली। लेकिन कुछ मॉक टफ होते हैं, मान लो कम हो गए तो कॉन्फिडेंस उतना लो नहीं होता, मुझे पता है बेकार मॉक है ये, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, मॉक में कभी आपके आई रैंक ऑल इंडिया 30? हाँ सर, आपके मॉक में आई है मेरी, आई है। ठीक है। एक और प्रश्न मेरा है टीयर 3 के बारे में, है ना, बट उसके पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि टीयर 2 के 1 हफ्ते पहले आप कैसा महसूस कर रहे थे? क्या आप बिल्कुल पीक पे थे कि सब फोड़ डालेंगे? कैसा मन में क्या चल रहा था? एक्चुअली सर हम लोग का जो मेरा एग्जाम था 15 नवंबर को था और 14 नवंबर को दिवाली थी। अच्छा, हाँ, दिवाली थी उस दिन। तो मेरा सेंटर कानपुर गया था, मेरा 100 किलोमीटर दूर है कानपुर से। तो मुझे ऐसा लगता है कि एग्ज़ाम के 1 हफ्ते पहले पढ़ाई कम करते जाओ। लोग और करते, मैं कम कर देता हूँ। क्योंकि क्या होता है, मान लो आपने मॉक दिया और आप कह रहे हो, मान लो आपको नहीं आया क्वेश्चन, आप स्ट्रेस हो जाओगे, मैंने इतनी पढ़ाई करी नहीं आ रहा मुझे। मॉक दो,
लेकिन कम देना शुरू कर दो, फ्रिक्वेंसी कम कर दो एक हफ्ते में, ये है चीज़। और ये है कि बिल्कुल रिलैक्स रहो, जितना रिलैक्स रहोगे उतने अच्छे से कर पाओगे आप। और 14 नवंबर को दिवाली थी, हम लोग रात को ही निकले 3-4 बजे, मैं, मेरी मम्मी और दीदी, तीनों लोग कार से गए, सेंटर आउटर था बहुत ज़्यादा, तो उस दिन ही निकले। लेकिन बिल्कुल फ्री माइंड था हम लोग का एकदम, ऐसा नहीं है कि मेंस है क्या होगा ये वो, जबकि सेंटर मैंने लोग देखे हैं बहुत स्टार्ट होंगे, लास्ट तक पढ़ते रहेंगे। क्यों पढ़ना है भाई, ये एग्ज़ाम 1 साल का था, 1 महीने का ही नहीं। वो परफॉर्मेंस 1 साल की आपकी वो दिखेगी सामने। सो मतलब मेंस के एग्जाम में आपको कोई भय नहीं था? और प्री मैं एक्चुअली मुझे भय कभी नहीं रहा प्री मेंस है उसका, बस थोड़ा बहुत आपको नर्वसनेस होती है स्टार्टिंग में। जहाँ एग्ज़ाम चालू हुआ 10 क्वेश्चन हुए, आप कॉन्फिडेंस हाई आपका, फिर कोई रोकने वाला है ही नहीं। फिर टाइम का पता नहीं चलता है। हाँ, तो मेंस में आपने कितने अटेम्प्ट किए थे? मैथ्स में कितने मेंस attempt में सर 94 किए थे, सारे सही थे। अच्छा, हाँ, No, 100% एक्यूरेसी। कोई भी गलती नहीं, तो बहुत बड़ी हाँ। बात है। लेकिन 1-2 क्वेश्चन मेरे रह गए थे जो मैंने सॉल्व किए हुए नहीं थे, लेकिन एक्यूरेसी 100% थी, 94 किए थे, सारे सही थे। मॉक में भी ऐसी एक्यूरेसी रहती थी आप? हाँ, एक्यूरेसी सर 90 प्लस मेरी रही है हमेशा, 90% प्लस हमेशा। एक्चुअली 100% एक्यूरेसी बहुत हाँ, ये मेरी कभी नहीं आई, लेकिन एक्चुअल में आ गई थी। चलो ये बहुत बढ़िया रहा। इंग्लिश में कितना पूरा? इंग्लिश में सर 200 पूरे किए थे, 192 करेक्ट थे, 8 रॉन्ग थे, 96% एक्यूरेसी हो गई, इसमें भी अच्छी थी। वेरी गुड। टियर 3 की तैयारी फिर आपने कैसे करी? टीआर 3 सर पहली बार हम लोग का साथ हुआ था, उससे पहले साथ कभी हुआ नहीं, तो उसके लिए 1 हफ्ते पहले ही मैंने पढ़ना शुरू किया था। एक्चुअली यहीं पे काम आता है टीआर 2 का, जो आप रीड कर रहे हो। अगर आप अच्छी रीडिंग करोगे, अच्छी राइटिंग भी करोगे, तो रीडिंग मेरी चली रही थी, बस मुझे प्रैक्टिस करनी थी, तो मैंने प्रिंट निकलवा लिया वही बॉक्स वाला, बस उस पर 4-5 ऐसे लिखवाए और लेटर लिखे और किसी से चेक करा लिए फ्रेंड से, बस इतना ही करना होता टीआर 3 में, ज़्यादा कुछ करना ही नहीं है आपको। जो आपने टीआर 2 के लिए इंग्लिश पढ़ी है ना, वो यहाँ बहुत काम आती है, क्योंकि ये थोड़ा लक बेस्ड है, मुझे ऐसा लगता है कि इस बार जब हम लोग का EIA आया था वो वाला, वो UPSC जीएस पेपर 2 में है वो टॉपिक, वो बहुत टफ है, ये बात सही है, लेकिन मुझे उसका आइडिया था, मैं ये बोलूँगा, मैंने कुछ इरेलेवेंट नहीं लिखा है क्योंकि मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा था। लेकिन जो लोग लिख के भी आए उनके भी मार्क्स आए हैं, तो कोई डिफरेंस बचा नहीं है, बात भी सही है, ये है चीज़। तो लेकिन ये है कि अगर आप रीड करोगे तो आपको फ़ायदा मिलेगा। एक्चुअली EIA इसलिए आया था क्योंकि असम में एक इशू हुआ था उसके अकॉर्डिंग, वो इसलिए आया था। लोगों ने सोचा बहुत टफ है, उतना टफ था नहीं, बट चेकिंग आई थिंक बहुत ही लिबरल रही है, वही चीज़ है, क्योंकि उन्होंने कुछ भी लिखा है लोगों ने, जो इन्वायरमेंट रिलेटेड भी लोगों ने लिखा, उनको भी मार्क्स उन्होंने तो मैं यही कहता हूँ टीआर 3 पे आप ज़्यादा फोकस मत रखो, सब्जेक्ट मैटर की चिंता मत करो, थोड़ा राइटिंग स्किल अच्छी कर लो, राइटिंग स्किल आपकी रीडिंग से ही होगी जब आप टॉपिक के बारे में पढ़ोगे। और हाँ, बस ये कि अगर कंटेंट की बात करें तो आप अरिहंत की बुक आती है ऐसे कि वो कर सकते हो आप, उसमें बस पढ़ लो, 151 ऐसे कुछ भी लिखना नहीं है। और लोग कहते हैं कोट्स याद करते हैं ऐसे के लिए, मैंने कोई कोट याद नहीं किया, मैंने खुद से कोट बना दिया था, ये भी होता है, दिमाग लगाइए, खुद से कोट बना दिया, नंबर मिल गया उसके बाद, वो नया भी लगेगा एग्जामिनर को। भाई ये तो कर सकते हो आप, ये थोड़ा ट्राई करना पड़ेगा आपको, इम्प्रोवाइजेशन करिए आप। इसमें एक स्टेज 4 एग्जाम भी होता है, वो आपने दिया था? एक्चुअली सर मेरा प्लान नहीं था उसका ASO वाला प्लान, तो मैंने CPT स्किप कर दिया था, मैं देने नहीं गया। आप बहुत क्लियर थे कि क्लियर थे, मुझे IT लेना है ऐसा है, तो मैं दिए नहीं गया। एक निकल क्वेश्चन और जो लोगों ने YouTube पर पूछा था लाइव गए थे कि क्या आपकी कोई गर्लफ्रेंड थी, तो इस इंटरव्यू में भी इसके बारे में थोड़ा चर्चा कर ही लेते हैं। थी, लेकिन अब तो नहीं है। अब नहीं है, ठीक है, चलिए अब मैं उसमें डिटेल में नहीं जा सकता हूँ, जाना भी नहीं। आपका क्या ख्याल है कि क्या तैयारी के दौरान रिलेशनशिप में होना एक बाधा है या ठीक है, आप मैनेज कर सकते हो इसको, तैयारी को? एक्चुअली कोई भी एग्ज़ाम हो मैनेज कर सकते हैं, लोग फालतू में बहाने बनाते हैं कि मेरा इसकी वजह से नहीं हुआ, उसकी वजह से नहीं हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको अगर निकालना है एग्ज़ाम तो आप निकाल लोगे, वरना आप एक्सक्यूज बना के नहीं निकालोगे, सीधी बात ही है। तो चाहे रिलेशन हो या फैमिली हो या आपकी मैरिज हो, कुछ भी नहीं आता है। प्रायोरिटी आपकी क्या है, सीधी बात है, इंटेंशन और मिशन, इंटेंशन, मिशन, प्रायोरिटी, सीधी। मैं तो 3 P's की बात करते हूँ हमेशा, पेशेंस, परसिवरेंस और पावर मैन की बात करता हूँ हमेशा। अगर ये तीनों आपके अंदर है तो आप कोई भी एग्ज़ाम निकाल सकते हो। और एग्ज़ाम का मतलब मैं लाइफ को मानता हूँ एग्ज़ाम हमेशा, मैं किसी और को एग्ज़ाम नहीं मानता। मैं बच्चों को यही पढ़ाता हूँ, बच्चों से पूछता हूँ कि सबसे टफ एग्ज़ाम कौन सा है दुनिया का, वो बोलते हैं ये वो, मैं कहता हूँ लाइफ है। क्यों है, फिर बताता हूँ उन्हें, क्योंकि लाइफ का एग्ज़ाम लोग नहीं झेल पाते ना। बाकी एग्ज़ाम चलो नहीं निकल रहे, ठीक है, इसको आप कंटिन्यू रखिए और मेरे अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत दूसरों के लिए करिए, मुझे ऐसा लगता है सेटिस्फेक्शन बहुत मिलता है। ये बात सही है, लोग करते नहीं है, लोग सोचते कि पहले मैं खुद बन जाऊँ बाद में करूँगा। थोड़ा बहुत तो कर सकते हो आप, करिए। एक निकल क्वेश्चन यहाँ पर मेरा और भी है जो बहुत इंपॉर्टेंट भी है। बच्चे जब तैयारी करते हैं SSC जैसे एग्ज़ाम की, आपने जैसे कहा कि मैंने कोई बैकअप और नहीं बनाया, मेरा क्लियर था मुझे SSC चाहिए और फिर UPSC जाना है, लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चों की एज थोड़ी ज़्यादा है,
से 26 साल के ऑलरेडी हैं वो, उनको पता है एग्ज़ाम प्रोसेस 3 साल ले लेता है, तो वो थोड़ा डरे होते हैं, 2-3 अटेम्प्ट दे चुके हैं। बैकअप के बारे में, जैसे एक प्लान बी टर्म बहुत पॉपुलर हुआ है एस्पिरेंट वेब एस्पिरेंट में, सीरीज़ के बाद, आपका क्या कहना है कि क्या एसएससी का भी कोई प्लान बी होना चाहिए? मेरे अकॉर्डिंग नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये एग्ज़ाम ऐसा है कोई भी निकाल सकता है, मुझे ऐसा लगता है। यूपीएससी बहुत अनसर्टेन है, वहाँ पर ये है कि कुछ दिक्कत होगी आपको, यहाँ पर अगर आप मेहनत करोगे सिलेक्शन पक्का होगा। और हाँ, बस ये है कि सीजीएल के अलावा आप सीपीओ, सीएचएसएल दे सकते हो, मुझे ऐसा लगता है, दे दो, कोई दिक्कत नहीं। मेरा ये था कि मेरा इंटरेस्ट नहीं था कभी, तो मैंने दिया नहीं। मैं बुराई नहीं कर रहा किसी की, आप दे सकते हो, अगर आपकी एज ओवर गई कोई दिक्कत नहीं है, करिए आप साथ में। एक चीज़ और है निखिल यहाँ पर कि जैसे एसएससी एग्ज़ाम्स में, जैसे आपके एग्ज़ाम में हुआ कोर्ट केस हो गया, तो इसमें सिर्फ एग्ज़ाम नहीं है, एग्ज़ाम के अलावा सब कुछ है। एक स्टेज 2 स्टेज और जुड़े हैं साथ में कि मामला कोर्ट चला गया, लंबी लड़ाई हो जाती है। उस फेज़ में आप लोग कैसे पेशेंस रख के इस फेज़ को आपने पार किया? पेशेंस का सर एक ही रीज़न है, जो मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ, तो मेरे लिए कभी ये जर्नी फ्रस्ट्रेटिंग रही ही नहीं, कभी नहीं। क्योंकि ऐसा नहीं है, हम लोग बहुत सारी एक्टिविटी भी करते हैं। मान लो बच्चे मेरे नुक्कड़ नाटक कर रहे, कहीं पर रोड पर, या ड्रामा कर रहे, या चिल्ड्रंस डे का हम लोग फंक्शन कर रहे हैं, मैं मैनेज कर रहा हूँ, तो एक बना रहता है इंटरेस्ट लाइफ का। मतलब कुछ लगता नहीं कुछ भी नहीं हो रहा है, ऐसा है। लोगों को लगता है ना कि मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, ये वो, तो जब उनके लिए करते हो तो लगता है कुछ तो लाइफ में कर रहे हैं, मतलब कुछ अच्छा तो कर रहे हैं। ये अच्छा पॉइंट भी लगा कि मुझे भी लगता है कि लोगों को कुछ और चीज़ों में खुद को इन्वॉल्व करना चाहिए सर। एक्चुअली में थोड़ा बहुत भी आप करोगे, सेटिस्फेक्शन आपको बहुत मिलेगा, ये बात सही है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप एक व्यक्ति के लिए करोगे तो आप मतलब उतना हैप्पी नहीं रह पाओगे। ज़्यादा लोग के लिए करो तो आप हैप्पी रहोगे, चाहे आपका कुछ भी ना हो लाइफ में, ये है, सेटिस्फाई रहोगे आप। निखिल, अब आते हैं थोड़ा सोशल मीडिया को लेके, बिकॉज आज का जो दौर है वो सोशल मीडिया का दौर है। बच्चे भी अछूते नहीं हैं, वो इंस्टाग्राम पे भी हैं, फेसबुक पे भी हैं। मैं जानना चाहता हूँ, पढ़ाई के दौरान आपकी सोशल मीडिया एक्टिविटी क्या थी? आप एक्टिव थे या नहीं थे? और आपका सजेशन क्या है, मतलब कि कैसे यूज़ करना? एक्चुअली सोशल मीडिया लोग पूछते यूज़ करे ना करे, ये सब्जेक्टिव है काफ़ी। ये डिपेंड करेगा पर्सन के ऊपर कि वो उसको बैलेंस कर सकता है कि नहीं कर सकता। जैसे कि मुझे पता है मैं कर सकता हूँ, क्योंकि जैसे मैं एनजीओ में काफ़ी सारे इश्यूज़ पे बात कर रहा हूँ, तो मैं उसके बारे में लिखता था इंस्टाग्राम बहुत ज़्यादा, लोग पसंद भी करते थे। और इस दौरान काफ़ी सारे इंस्टा पे जो पेज होते हैं उन्होंने मेरी स्टोरी पब्लिश करी है, तो काफ़ी सारा इंटरेक्शन रहता है मेरा लोगों से, फेसबुक पर भी, इंस्टाग्राम पर भी, तो मैंने यूज़ किया है बहुत ज़्यादा। लेकिन मैं ये बोलता हूँ कि ऐसा नहीं है कि येस नो आंसर नहीं है इसका आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो उससे तो आप यूज़ मत करो, लेकिन बिल्कुल कट ऑफ होना ये भी सोल्यूशन नहीं है इसका। थोड़ा बहुत आप चलाओगे, उससे क्या होगा, आपका मूड ही फ्रेश है, क्योंकि ये एग्ज़ाम बहुत लंबा है, 3 साल लग गए बताओ हम लोगों को, तो थोड़ा बहुत आप करोगे तो फ्रेश भी रहेगा आपका मूड, ऐसा है। लेकिन थोड़ा सही इस्तेमाल करो उसका। अब आप रील वगैरह देखोगे तो आप टाइम वेस्ट ही करोगे। इससे अच्छा आप कुछ इशू पे बात करो, लिखो उसके बारे में, उससे इंग्लिश अच्छी होगी, आपकी राइटिंग स्किल बनेगी। किसके लिए? टियर 3 के लिए, तो वहाँ काम आ गई मेरी, सब कुछ काम आ रहा है एक्चुअली में। वो आपको ऐसा पर्सन भी ग्रो करता है, मुझे ऐसा लगता है। टॉपर से बेटर है आप एक पर्सन बनो जिससे लोग बात करना चाहें, पर्सनैलिटी बनाइए अपनी, वो आपके आगे जॉब में भी काम आएगी। तो कर सकते हैं आप, अगर आपका मन है कर सकते हैं, बैलेंस अगर आप कर पा रहे हैं सोशल मीडिया। फिर भी आप कितना रिकमेंड करोगे, कितना देर यूज़ करेंगे? एटलीस्ट अगर आपके पास टाइम है तो आप 1 घंटे भी यूज़ कर सकते हो, दिन में कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पूरा मिला के बोल रहा हूँ मैं कि मान लो 10 मिनट यहाँ चला लिया, फिर शाम को 10 मिनट, ऐसा वाला ये बोल रहा हूँ। इंटरटेनमेंट पर्पस के लिए यूज़ ज़्यादा ना करें, नहीं करें बिल्कुल, है ना। रील में फंसे तो फंस गए। रील और शॉर्ट्स में, अगर आप यूट्यूब पे भी शॉर्ट्स आ चुके हैं अब तो। मैं एक बार याद है टिकटॉक जब आया ना, तो मैंने बहुत लेट टिकटॉक एक बार ऐसे इंस्टॉल किया देखने के लिए, और वो ऐसे एडिक्टिव ऐप्स थे कि बैठोगे आप और कब आपका 50 मिनट निकल जाएगा पता ही नहीं चलेगा। तभी मैं कहता हूँ रील और शॉर्ट से आप दूर रहिए, वो एडिक्टिव है बहुत ज़्यादा। बेहतर टेक्स्ट पे फोकस करो, टेक्स्ट पे करिए फोकस। अगर आप लिख सकते हो तो लिख सकते हो, कोई आपको बात करनी चीज़ आप कर लो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन रील और शॉर्ट वो एडिक्टिव है, मत करिए उसको। आजकल यूट्यूब पे भी पढ़ाई नहीं हो रही है सर, सिर्फ शॉर्ट्स चल रहे हैं। हमने भी कुछ शॉर्ट्स बनाए मोटिवेशनल। राइट, ठीक है। निखिल, एक चीज़ और कि प्रिपरेशन के दौरान जैसे होता नहीं कि कई लोग कहते हैं कि हमारे पास कोई ग्रुप नहीं है, जैसे ऑनलाइन है, वो किसी रिमोट एरिया में बैठे हैं, उनका कोई फिजिकल फ्रेंड नहीं है ऐसा जो उनके पास हो और वो तैयारी कर रहा हो। ऑनलाइन भी कई लोग होते हैं जो बहुत शाई नेचर के होते हैं, वो लोगों से इंटरेक्ट नहीं कर पाते। आपका तैयारी के दौरान कोई ऐसा सर्कल था जो प्रिपरेशन कर रहा था? एक्चुअली सर तैयारी दौरान मेरा कोई ग्रुप नहीं रहा, क्योंकि वैसे भी मैं उरे आ गया था अपने होम टाउन, तो वैसे भी कोई था नहीं तैयारी वाला। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप ग्रुप की नीड है या नहीं है आपको। अगर आपको लग रहा है कि आप
कर सकते हो ग्रुप के साथ कि वो आपको हेल्प करेंगे तो आप कर लो, लेकिन अगर तब कर पाओगे जब कंपनी अच्छी होगी। मतलब सब वो एग्ज़ाम को लेकर बात हो, उसमें नहीं कुछ भी बात हो रही है तो भी टाइम वेस्ट होगा आपका। तो मैं किसी ग्रुप वगैरह में ऐड नहीं था तैयारी के दौरान, आप अकेले अपनी तैयारी अकेले ही कर रहा था मैं तैयारी। ये बहुत अच्छा पॉइंट भी है उन लोगों के लिए जो हर चीज़ को एक कमी की तरह देखते हैं कि हमारा कोई ग्रुप नहीं है। निखिल ने देखो कोई ग्रुप, मुझे ऐसा लगता है सर ग्रुप का लोग इसलिए बोलते हैं वो डिपेंड होना चाहते हैं किसी पे, मुझे ऐसा लगता है। कंफर्ट मिल जाता है। कंफर्ट जोन से आपको निकलना ही पड़ेगा, नहीं निकलोगे आगे दिक्कत होगी आपको, आप जॉब नहीं कर पाओगे। ये भी रीज़न लोग कहते हैं कि जॉब लग गई अब तो आराम करेंगे, वहाँ भी काम करना है आपको, कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। तो अभी निकलिए ना आप। तो निखिल आपने बहुत बढ़िया से सारे प्रश्नों का उत्तर दिया है। अब आखिरी जो मैसेज है आपका एस्पिरेंट्स के लिए जो सीजीएल जैसे एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हैं, अभी सीजीएल के एग्ज़ाम को लेकर लोगों के अंदर बहुत डर भी पैदा हो गया कि ये एग्ज़ाम निकालना पॉसिबल नहीं है, बहुत कठिन एग्ज़ाम हो गया है। क्या मैसेज है आपका उन बच्चों के लिए, प्लस जो इस एग्ज़ाम के लिए पेशेंस चाहिए, एक लंबा रास्ता है इसका, तो आपका जो भी RWT के व्यूअर्स हैं और जो भावी ऑफिसर्स हैं जो तैयारी कर रहे हैं इस एग्ज़ाम की, उनके लिए क्या संदेश है, उसके बारे में ज़रूर बोलिए। तो सर आजकल लोग जो मिस्टेक्स कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है जो पहली मिस्टेक वो कर रहे हैं, रीडिंग और कैलकुलेशन नहीं कर रहे हैं, वो फोकस नहीं रखते उस पर, पहली चीज़ वो। सेकंड चीज़, कंटेंट बहुत ज़्यादा है तो लोगों को लगता है ये भी पढ़ लें वो भी पढ़ लें, लेकिन आप एक ही कंटेंट फॉलो करिए रेगुलरली, सारे कंटेंट अच्छे हैं, ठीक है। और थर्ड चीज़ है कि आप मॉक टेस्ट को एनालाइज अच्छे से करिए, लोग करते ही नहीं है, ये प्रॉब्लम है। और पेशेंस के लिए मैं ये बोलूँगा कि ये जर्नी बहुत लंबी होने वाली है, बिगनर्स के लिए बोल रहा हूँ, होगी ही होगी। इसके लिए जो भी आपकी हॉबी है वो आप करते रहिए। जैसे मेरे लिए टीचिंग मेरी हॉबी है, मुझे वो पसंद है। आपको डांस करना अच्छा लगता है, गाना अच्छा लगता है, घूमना अच्छा लगता है, आप कर सकते हैं, लेकिन लिमिटेड करेंगे। ये भी नहीं है कि आप घूम रहे परमानेंट, ये भी नहीं करेंगे, लेकिन 1-2 घंटा हॉबी के लिए निकालिए आप, उससे आपकी जर्नी इंजॉइंग रहेगी। और ये जर्नी आपकी अच्छी रहनी चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। ये नहीं है कि आप एग्ज़ाम निकाल लिया बस बन गए ऑफिसर। जर्नी आपको याद रहे वो और मज़ेदार होती है। मुझे पूरी जर्नी अपनी याद है, मज़ेदार रही है वो। तो यही मेरा मैसेज है आप लोगों के लिए। तो निखिल आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इस शो में आए और आपने बड़ी बेबाकी से सारे प्रश्नों का भी उत्तर दिया है। और मैं आपको शुभकामनाएं भी देता हूं कि आपका जो सोच है आपकी है ना कि समाज को बदलने का एक प्रयास करना है, वो आप जारी रखेंगे और समाज में भी बदलाव लाएंगे। और साथ ही साथ यूपीएससी की भी आप तैयारी करने जा रहे हैं या कर रहे हैं। आशा है कि आपको मैं शुभकामनाएं देता हूं कि आप अपना बेस्ट दें और बढ़िया से उस एग्ज़ाम को क्रैक करने की कोशिश करें। बाकी परिणाम तो जो भी होगा देखेंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप अपने जीवन काल में समाज में भी कुछ बदलाव लाओगे। सोच बहुत अच्छी है आपकी। और जो आपने इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनकर बहुत लोगों को इंस्पायर किया है, साथ ही आपकी जर्नी से बहुत सारे एस्पिरेंट भी इंस्पायर होंगे। इस शो में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू।